मॉर्निंग। बैठिए प्लीज, बैठे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, वापस से रिपीट करता हूँ आप लोगों को, मैंने क्या क्या बोल दिया आप लोगों को। हमारी बात शुरू थी, हम लोग एसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की रहेगी, एसी और डीसी। प्योर एसी और प्योर डीसी की पहचान करना मैंने आपको बताया था। ग्राफ देकर के आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन प्योर एसी कौन प्योर डीसी है। इवन आप इक्वेशन देख करके भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सारी जानकारी आपने कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नियमों से प्योर एसी या प्योर डीसी नहीं होता होगा वो क्या होना पड़ेगा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि मिक्सचर होना पड़ेगा। फिर मैं आपसे कह रहा था कि एसी भी जो है वो दो तरह के रहेंगे, एक होगा फंडामेंटल और एक रहेगा कॉम्प्लेक्स। फंडामेंटल में दो ही चॉइस हैं, साइन और कोस, बाकी सब क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स। और हमें पढ़ना था फंडामेंटल। फंडामेंटल स्टैंडर्ड साइन इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी और मैं आपसे कह रहा था उसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, सब वैल्यू पकड़ना आपको आ गया। पीक, पीक टू पीक, इंस्टेंटेनियस और आरएमएस एवरेज सब आपको आ गया था। ये सब करने के बाद मैं आपसे कह रहा था कई बार हमारा सिग्नल प्योर साइन या प्योर कोसाइन नहीं होगा, बल्कि कुछ अदर देन प्योर साइन कोसाइन होगा। तो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पीक वैल्यू के, आरएमएस के, वो उसमें नहीं चलेंगे। तो क्या हमने टेढ़े मेढ़े सिग्नल को प्रोसेस करना सीख लिया था? यस। उसके लिए मैंने एक टूल आपको बताया था, साइन और कोस का एवरेज 0 होता है और स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, बताया था मैंने आप लोग को। तो ये सभी तरह के सवाल आपने कर लिए हैं आपको। और हाँ, लास्ट में जाते थे ग्राफ वाले सवाल की बात हुई थी, याद है ना ग्राफ वाला सवाल? तो ग्राफ में क्या था, वो प्योर एसी था कि वो मिक्सचर था? मिक्सचर था, और आपने उसका कुछ वैल्यूज निकाला था। वो वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, उधर वो थोड़ा सा ब्लर गया था, उधर दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है? रिवीजन करा, रिवीजन, ठीक है, ओके। मैंने वोल्टेज और टाइम का ग्राफ बनाया था। मैंने वोल्टेज और टाइम का ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह से। दिस वाज वी नॉट, दिस वाज टी बाई टू एंड दिस वाज टी, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा था इस ग्राफ को देखकर हम बिना हिसाब किताब करके अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि जब जब आपका सिग्नल फ्लैट रहेगा तो फ्लैट सिग्नल की जो वैल्यूज होती हैं सब कुछ वही होता है। फ्लैट का आरएमएस, फ्लैट का एवरेज, फ्लैट का पीक, सब कुछ क्या वही फ्लैट सिग्नल होता है? यस। इसी थीम पे हम लोग काम कर रहे थे। मैंने आपको बता दिया था एवरेज वगैरह निकालना। जो फिफ्थ क्वेश्चन था खास वो अपने था। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? आरएमएस वैल्यू बताना है किसका, 0 से टी का, ठीक है। मैंने बोला था कि आरएमएस वैल्यू बिटवीन 0 टू टी, ये मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। इसके प्लान मैंने क्या किया था, आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। सिग्नल का स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, रूट करेंगे। अब वैसे तो मैथ्स करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में टाइम लगता है, तो उसके कॉमन सेंस से कर लेंगे। कॉमन सेंस से कैसे करेंगे, ये देखिए। पहले मैंने सिग्नल का स्क्वायर कर लिया था ग्राफ में, यस। वो वी का ग्राफ था, वोल्टेज का ग्राफ मैंने क्या बना दिया था, वोल्टेज स्क्वायर का ग्राफ बना दिया था। तो वोल्टेज स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, वोल्टेज स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दिस इज वी नॉट स्क्वायर, दिस इज टी बाई टू एंड दिस टी। तो आई थिंक मुझे तीन काम करने होते हैं ना, कौन कौन सा, रूट मीन स्क्वायर। तो आई थिंक एक काम तो मैंने ग्राफ में कर लिया। नाउ दिस इज योर ओरिजिनल फंक्शन, दिस इज योर ओरिजिनल ग्राफ, दिस नॉट ओरिजिनल, दिस इज स्क्वायर। एक स्टेप तो यहाँ हो गई है। फिर अब क्या करना है अपने को, इसका मीन करना है। तो ध्यान दीजिए, वी आर एम एस करने के लिए इसका मीन। अब इसका यहां से यहां तक का मीन करना है। यू नो यहां तक का मीन कितना होगा, वी नॉट स्क्वायर। और इतने सेक्शन का मीन कितना होगा, 0। तो बोलिए इसका मीन और इसके मीन का फर्दर मीन कितना होगा, क्या ये हो जाएगा? ये मीन और ये मीन का फर्दर ओवरऑल मीन कितना होगा, ये हो गया। तो देखो क्या हो गया, स्क्वायर तो फोटो में कर दिया, ठीक है। मीन कॉमन सेंस से कर दिया। अब क्या करना है, रूट। ये लीजिए रूट कर दिया, और रूट कर दिया तो आंसर कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई टू, सॉरी वी नॉट बाई रूट। ये हमारा आंसर है। कंफर्टेबल है आप लोग? और इसमें भी हमने कोई मैथ्स नहीं किया था, इस तरह से हम काम कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, किसी किताब का क्वेश्चन है, आइए। बेटे वोल्टेज और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए, दिस इज वी नॉट एंड दिस इज माइनस वी नॉट। अगेन एक ग्राफ मेरे पास है, वोल्टेज और टाइम का प्लॉट है। और बुक में तो एक क्वेश्चन पूछा है, मैं ज्यादा पूछूंगा, वही सारी बातें कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज इट एसी, इज इट एसी, इज इट फंडामेंटल एसी?
यस बोल रहे कुछ लोग है ना, उनको अभी उल्टा लटकाऊंगा। इज इट फंडामेंटल एसी और सिंपली एसी? इट इज एसी। फंडामेंटल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। फंडामेंटल में केवल साइन कोस आते हैं, तो ये एसी तो जरूर है बच्चे, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। ओके, अब आप इसको पहचानो, और एक साइकिल आप देख रहे होंगे यहाँ पे हो रहा है इसका, दिख रहा है सब बच्चे को? यस। फिर वापस से वही तरह तरह के क्वेश्चन, बुक में एक ही है लेकिन मैं ज्यादा पूछूंगा। आओ, हेल्प कर सकते हैं ना, अब तो मेरी सब सिखाया गया है, बोलिए। हाँ बेटे, इसका एवरेज चाहिए 0 से T/2, बोलिए आंसर। कम ऑन, आंसर बोलिए, हूं क्या करते हो, बोलो। वी नोट, प्लस वी नोट या माइनस वी नोट इन दिस सेक्शन, कम ऑन। क्या वेरिएबल है, क्या फ्लैट है? फ्लैट है। इफ यू हैव फ्लैट सिग्नल, जिस रेंज पे मैं खेल रहा हूँ उससे बात करो, आगे की बातें नहीं चल रही। जिस रेंज पे मैं खेल रहा हूँ आप फ्लैट है, और फ्लैट है तो जो वैल्यू होती है क्या वही सब कुछ होती है? यस। तो बोलो बेटे इसमें कितना हो जाएगा? दिस इज प्लस वी नॉट। सेकेंड, मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए T/2 से T के बीच में, कम ऑन। माइनस वी नॉट। अगेन इन दिस पर्टिकुलर रेंज यू आर वेरिएबल और फ्लैट, फ्लैट, एंड वट एवर फ्लैट वैल्यू यू आर हैविंग दैट विल बी द एवरेज वैल्यू। मैं कल भी बोलता था, मैं फिर बोलता हूँ, अरे कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है? कांस्टेंट। 5 का एवरेज क्या होगा? 5। 8 का एवरेज क्या होगा? 8। 10 का एवरेज क्या होगा? 10। तो फिर अगर आप फ्लैट वैल्यू है तो आपका एवरेज भी वही रहेगा, हो गया आपका, ये भी आंसर आ जाएगा। और देखिए थर्ड, एवरेज चाहिए बेटे 0 से T, 0। क्या समझ में आने लगा है? आई थिंक इतने सेक्शन का एवरेज कितना आया है? प्लस वी नोट। और इतने सेक्शन का कितना है? माइनस वी नोट। तो दोनों एवरेज एवरेज का फर्दर एवरेज क्या 0 हो जाएगा? यस। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं आपके लिए? वी नोट प्लस माइनस वी नोट अपॉन 2, दैट इज मेकिंग 0। इस सेक्शन का प्लस वी नोट, इस सेक्शन का माइनस वी नोट, तो दोनों के एवरेज एवरेज का फर्दर एवरेज, दोनों को जोड़ के 0 लिख दिया मैंने समझाने के लिए। कर सकते हैं ऐसा? शाबाश, ये भी आ जाएगा। फोर्थ, VRMS बिटवीन 0 to T, 0 से T के बीच में इसका RMS लाना है। अब आ जाओ, मेन सवाल यही है, बाकी तो कॉमन से सवाल। आओ, यस, क्या करना है? VRMS मुझे बताइए, जिस रेंज पे मैं खेल रहा हूं उसमें आप क्या है, फ्लैट या वेरिएबल? वेरिएबल है, तो फिर वो तो आंसर नहीं चलेगा डायरेक्ट। ओके, अब काम कर ले थोड़ा सा। यस, फिर ग्राफ में खेल लेते हैं। क्या करना है? रूट मीन स्क्वायर। नोटिस करिए, अगर मैं इसका स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ, V स्क्वायर और टाइम, मुझे लगता है ग्राफ कुछ, ईमानदारी से बताओ, क्या ये ग्राफ बनेगा? यस। ध्यान दो बच्चे, प्लस वी नोट का स्क्वायर वी नोट स्क्वायर, और माइनस वी नोट का होल स्क्वायर भी वी नोट स्क्वायर, प्लस का फर्दर इसका स्क्वायर भी वी नोट स्क्वायर, फर्दर इसका स्क्वायर वी नोट स्क्वायर। बोलिए, क्या पूरा ये किसका ग्राफ है? ओरिजिनल ग्राफ या स्क्वायर फंक्शन? क्या समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? +3 का स्क्वायर +9, और -3 का स्क्वायर भी +9। बोलो, क्या ये सीन हो गया? यस। और मैंने यहाँ पे तुम्हारा साइकिल मेंशन कर दिया, हो गया। बोलो, एक काम तो क्या ग्राफ में हो गया है? कौन सा काम? बोले आपने कहा बोले स्क्वायर कर लो, एक काम कर दिया। अब क्या करूं मैं? मीन। कम ऑन, बोलिए। VRMS, बोलिए। ये रहा तुम्हारा सिग्नल, एक स्टेप होने के बाद। यस। बोलो, इस रेंज में आजकल आप वेरिएबल हैं कि फ्लैट है? यस। तुम्हें मीन जो है ना उसका नहीं निकालना था, तो मैं मीन किसका लेने का था? स्क्वायर का। तो आप वहां पे जरूर वेरिएबल थे, लेकिन आजकल स्क्वायर होने के बाद आजकल आप वेरिएबल हैं कि फ्लैट हैं? आप फ्लैट हैं, और फ्लैट हैं तो बोलो बच्चे, क्या ये इसका मीन हो गया? और मीन का रूट, आंसर इज वी नॉट। अगेन वही इंटेंशन, वो जो कल वाला सवाल था ना, उसी से काम किया है। देखो, जहां पे काम करना जरूरी होगा, जहां पे इंटीग्रेशन करना जरूरी होगा, करना भी चाहिए, लेकिन जहां पे इंटीग्रेशन की जरूरत ना हो, कॉमन सेंस से ला सके, कॉमन सेंस से लाना चाहिए। जैसे भी किताब में सवाल दिया उसमें ऐसा इतना बड़ा एक पेज का सॉल्यूशन बना के दे रखा है इसका, दुनिया भर के इंटीग्रेशन जाने के, बकवास से मत करिए, कॉमन सेंस लगाइए। और एक इशारा और कर दूं, कल आपको मैंने एक बात बोली थी कि आरएमएस वैल्यू फॉर फुल साइकिल और आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ साइकिल बराबर होती है, बोली थी ना? शायद आज मैं उस बात का जवाब तो मैं दे सकता हूँ। आओ जरा, तुम लोग मत करना चेंज, बना लिया सबने ये? थोड़ा ऐसे बात कर रहे हैं, आओ। तुमने अभी किसका आरएमएस निकाला? पूरे साइकिल का निकाल दिया? आ जाओ, हाफ साइकिल का आरएमएस, कम ऑन। हाँ, क्या पता लगा? बोले हाँ, हाँ। अरे पता लगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि यही, तुम बताओ ना, सुनो सुनो, स्क्वायर कर दिया ना तुमने, चलो और टेक्निकल बोलता हूँ, ये भी छोड़ो, और टेक्निकल। स्क्वायर कर दिया तुमने, चलो फुल के लिए किया चाहे हाफ के लिए, स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब तुम बताओ, फुल साइकिल का एवरेज भी वी नॉट स्क्वायर, और आधे साल का एवरेज भी वी नॉट स्क्वायर, तो मीन करेंगे तो क्या वी नॉट ही आएगा। अब तो मानते हो ना, मैंने कल लिखवा दिया था
कल मैंने बोला नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल में जाते तो बच्चे थोड़े से अनईजी हो जाते हैं, लेकिन आज तो मेरे पास एक सिंपल फंक्शन है, मैंने दिखा दिया आपको कि हाँ हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, नॉट अबाउट दिस सिग्नल एंड दैट सिग्नल। फुल साइकिल का एवरेज ही हाफ साइकिल का एवरेज होता है। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ लिखा था, कल लिखाया होगा मैंने, नहीं लिखवाया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों की कॉपी में से वो गायब हो गया इसमें। भाई साहब वो एसी के बारे में चल रहा है, हाँ प्योर एसी। इसने भी सही बात पूछी, चलो मैं इसकी बात रिपीट देता हूँ। ये बोला सब यहाँ तो नहीं हो रहा है, ये प्योर एसी भी नहीं है। तो अपन ने जो कल लिखा था ना, फुल साइकिल का आरएमएस बराबर हाफ साइकिल का एवरेज, दैट इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ एसी, एनी टाइप ऑफ एसी। वो फंडल एसी में भी चल जाएगा और इवन वो तो कॉम्प्लेक्स मतलब वो एसी के लिए चलेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा इसने। क्योंकि फिर यहाँ से गलतफहमी आ सकती थी ना कि यार फिर हर सिग्नल पे लगेगा क्या। ये किसके लिए वैलिड है, किसी भी एसी सिग्नल के लिए वैलिड है। ठीक है बच्चे, चले तो ये कहानियां खत्म करते हैं, अब आज की बात शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेढ़े मेढ़े सिग्नल्स का आरएमएस एवरेज बनाना सीख लिया था और ग्राफ ग्राफ भी हमने खेल लिया, तो ग्राफ के सवाल मैंने आज भी करा दिए, ये सब खत्म। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आपको मैंने कल की क्लास में बोला था, इस चैप्टर में हमारा मेन मोटो, मेन टारगेट क्या है, हमें सर्किट का एनालिसिस सीखना है यूजिंग एसी। आप लोगों को सर्किट एनालिसिस आरएलसी सर्किट को डील करना आपको आता है यूजिंग डीसी। क्यों ना, आप लोग आज तक सर्किट में क्या लगाया करते थे, बैटरी या सेल, और बैटरी या सेल लगा लगा के आपको सब करना आता है। करंट निकाल लाते हो, रेजिस्टेंस निकाल लाते हो पावर शावर सब निकाल लाते हो। तो बच्चे आप लोगों को सर्किट का एनालिसिस जरूर आता है, किसके साथ आता है, डीसी के साथ। और इस चैप्टर में हमारा टारगेट है हमें आपको सर्किट एनालिसिस सिखाना यूजिंग एसी। तो एसी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाला सिग्नल है, तो कल के लेक्चर में अपन ने कोई सर्किट की बात नहीं की। कल की क्लास में हमारा पूरा ध्यान क्या था कि हमें एसी के साथ जान पहचान करनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि एसी के साथ जान पहचान हो चुकी है। क्या आप एसी के बारे में जानते हैं आजकल? यस, एसी के साथ हम लोग फेमिलियर हो चुके हैं, और अब एसी के साथ जान पहचान हो चुकी है तो फिर चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। अब हमें शुरू करना है सर्किट्स के बारे में, एसी सर्किट को एनालाइज करने के बारे में। और सुनिए, ध्यान दीजिए, जब मैं आपको अभी सर्किट का एनालाइज शुरू करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे बार बार तीन शब्द आपसे टकराएंगे। पहले मैं आपको उन तीनों शब्दों से इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि आपको आगे कष्ट ना हो। तीन शब्द कौन कौन से हैं? एक है फेजर डायग्राम, एक रहेगा फेज डिफरेंस, और एक रहेगा पावर फैक्टर। तीन शब्द हैं, तीन टर्म है कि हर जगह 25 बार टकराएंगे हम लोगों से, तो आगे आपको कष्ट ना हो इसलिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि टर्म क्या होती है, फिर एकदम आसानी हो जाएगा मामला। तो आइए बच्चे, तीन शब्दों से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस और पावर फैक्टर। आइए, नाम सुने हो क्या ये? सुने हो? ध्यान दीजिए, आजकल अपन क्या पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एसी वोल्टेज है, सुने प्लीज बच्चों, मान लीजिए कोई एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, हो गया, ओके। और एसी वोल्टेज या एसी करंट अगर इस तरह की इक्वेशन हम देंगे तो हमसे कहेंगे इसका फेजर बनाइए। कोई भी एसी वोल्टेज या करंट का हमसे कहेगा फेजर बनाइए, तो फेजर कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, एक एरो हेडेड लाइन और उसके ऊपर क्या लिख दीजिए, पीक वैल्यू। तो इस एसी वोल्टेज को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं इस एसी वोल्टेज का इस तरह का फोटो बनाता हूं, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो नथिंग स्पेशल, सिंपल एरो हेडेड लाइन बनाइए और क्या लिख दीजिए, पीक वैल्यू, हो गया फेजर डायग्राम। क्या मैं थोड़ा सिंपल बोलूं, इट इज लाइक वेक्टर टाइप रिप्रेजेंटेशन। समझने के लिए मैंने बोल रहा है वेक्टर है, बात का गलत में मत निकालना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वेक्टर है, मैं बोल रहा हूँ वेक्टर जैसा फोटो बनाना, ठीक है। ये कुछ वैसा हो गया ना, जैसे मैं कहूँ आपसे कि यार ये पार्टिकल है और इस पर इस तरफ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जरा वेक्टर बना दो, तो तुम लोग फट से क्या करते हो, अच्छा 5 न्यूटन ये। तो बच्चे जैसे वेक्टर बनाने में आप क्या करते थे, एरोहेडेड लाइन और उसके ऊपर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हो, इसी प्रकार से फेजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एरोहेडेड लाइन और उसके ऊपर फेजर का मैग्नीट्यूड सॉरी पीक पीक वैल्यू लिख देंगे। इस तरह के फोटो को बना देंगे तो क्या बोला जाएगा, उसको फेजर बोला जाएगा। अब और सुनिए जनरलाइज कोई भी फिजिकल पैरामीटर जो कि साइनोसोडली या कोसाइन रूप से चेंज होता है, जो कि साइनोसोडली या कोसाइन रूप से चेंज होता है, फिजिक्स में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इस तरह का फोटो बनाना, इस तरह का प्रेजेंटेशन देना, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। सुन लिया आप लोगों ने, एक बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि जब हम लोग छोटी क्लास में एंगल शेंगल पढ़ते थे, क्या आपको याद है, रेफरेंस लाइन इधर होती है, पॉजिटिव एंगल इधर गिनते हैं आप लोग और नेगेटिव एंगल आप इधर गिनते हैं, याद आ रहा है बच्चे? यस। ध्यान दीजिए, अगर आज मैं आपसे कह दूं कि यार वो एक +30 डिग्री पे लाइन बना दो,
प्लस 30 डिग्री पे, तो क्या आप यहाँ बनाते हो ना, पता है ना। मैंने कहा यार -45 पे लाइन बना दो, बनाते हो यहाँ पे, पता है सब लोगों को, ये सब आपको आता है, मैं हल्का सा याद दिला रहा हूँ, बस हो गया। तो अब आते हैं, मान लीजिए सर्किट की बात करें, किसी भी सर्किट में दो चीजें होती है, एक तो सर्किट का वोल्टेज और एक सर्किट का करंट। सर्किट का वोल्टेज और एक सर्किट का करंट। और अगर मैं एसी सर्किट डील करूंगा यार, तो दोनों ही एसी नेचर के होंगे, वोल्टेज भी एसी नेचर का होगा और करंट भी एसी नेचर का होगा। तो बच्चे, अगर आपने मेरे से कहा कि भाई तू इस सर्किट का फेजर डायग्राम बना दे, तो मैंने करना क्या है, मैंने एक ही डायग्राम में करंट का फेजर भी ड्रॉ कर देना है और उसी डायग्राम में मैंने वोल्टेज का फेजर भी ड्रॉ कर देना है। तो एक ही फोटो में करंट और वोल्टेज दोनों का फोटो बना देंगे, उसको क्या बोल देंगे, फेजर डायग्राम बोलेंगे। अब अगर फेजर डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे कि जो करंट वोल्टेज मैं आपको दूंगा उसमें से किसी भी एक का फोटो तो बिना सोचे समझे रेफरेंस की तरफ बना देना, दिमाग मत लगाना, बना देना। और दूसरे का फोटो बनाने के पहले देखना कि वो रेफरेंस वाले से कितना आगे या कितना पीछे। सुन लिया मेरे शब्द? यस। मैं करके बताता हूं तब इजी होगा, सुने। मैं यहाँ पर 4-5 सेट ले रहा हूँ करंट वोल्टेज के, फिर हम लोग मिलकर काम करेंगे। आ जाओ फटाफट से। ये देखो, फेजर डायग्राम सिखा रहा हूँ बेटे मैं, फेजर डायग्राम। जैसे मानिए मेरे किसी सर्किट में वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड लेट करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30। बच्चों, मैंने कोई सर्किट का हिसाब किया था, होगा कोई सर्किट, बाहर में जाना तो अभी, यस। कोई सर्किट था मेरे पास, उसमें करंट का इक्वेशन ये है और उसमें वोल्टेज का इक्वेशन ये है। आपने मुझे दोनों इक्वेशन देके बोला कि भाई तो ऐसा कर, इसका फेजर डायग्राम बना। फेजर डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, वोल्टेज का फेजर कितना है, वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी। जीरो मत बोलना, कौन बोल रहा है जीरो। वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी। करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस 30। क्या आप देख पा रहे हैं करंट 30 डिग्री लीड कर रहा है, करंट 30 डिग्री लीड कर रहा है, या यूं कहिए कि वोल्टेज 30 डिग्री लेग कर रहा है। लीड करना मतलब आगे चलना, लेग करना मतलब पीछे चलना। साफ साफ दिख जाएगा, फोटो से दिख जाएगा, इक्वेशन दिख जाएगा कि कौन लीड कर रहा है कौन लेग कर, हो गया। यस। अब आपने का फेजर डायग्राम बनाई तो सुन लीजिए। यस, आपकी इच्छा वो करिए, आप चाहें तो वोल्टेज को रेफरेंस की तरफ बना दीजिए और आप चाहें तो करंट को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेता हूं, तो ये वोल्टेज का फेजर हो गया। वो करंट 30 डिग्री आगे है, ये करंट और ये 30 हो गया, इस फेजर डायग्राम। मैंने वोल्टेज को रेफरेंस लेके बनाया, कोई बच्चा मेरे को बोल रहा है कि नहीं सर मैं तो करंट को रेफरेंस लूंगा। अच्छा, करंट को रेफरेंस लेगा, ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, करंट को रेफरेंस लेगा, ये ले। तू करंट को रेफरेंस ले तो वोल्टेज 30 डिग्री आगे की पीछे, पीछे बोला आपने, ये ये फेजर डायग्राम। तो आप समझ रहे इतना आसान है। अरे कुछ भी हाई फाई बात नहीं चल रही, कुछ भी बड़ी बात नहीं चल रही, 2 लाइन खींचना सिखा रहा हूं बे। हाँ देखो ना, कोई बड़ी बात सिखाया क्या मैंने। ये फेजर डायग्राम ऐसा नाम ऐसा भारी भारी होता है ना, लोगों को लगता है पता नहीं क्या तोप चीज आने वाली है, तुम कुछ पता नहीं कुछ ऐसा आएगा ना। कुछ नहीं है, क्या सिखा रहा हूं बे, 2 लाइन खींचना है ना। और 2 लाइन में से भी 1 लाइन तो कहाँ खींच देना, रेफरेंस की तरफ। कितना आसान है यार, 1 लाइन तो कहाँ खींच देना, रेफरेंस। दूसरा लाइन खींचने के लिए थोड़ा देख लेना कि कितना आगे या कितना पीछे, उसमें क्या बड़ी बात है, हो गया। और आइए प्रैक्टिस करते हैं ना, और आइए 2-4 सेट लेता हूं मैं ताकि आपको एकदम सब सब तरह का आ जाएगा। आ जाओ बच्चे, मान लीजिए वोल्टेज है ये और मान लीजिए करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी -45। कमान बोलिए, क्या वोल्टेज 45 डिग्री आगे चल रहा है, क्या करंट 45 डिग्री पीछे चल रहा है। यस, हो गया, मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुमने बोला भाई फेजर डायग्राम बना, फेजर डायग्राम बनाओ, ये लीजिए बेटे। अगर वोल्टेज रेफरेंस लिया तो करंट 45 डिग्री पीछे चल रहा है, और अगर किसने बोला नहीं मैं करंट को लूंगा, तो भाई वोल्टेज 45 आगे चल रहा है। हो गया फेजर डायग्राम। और इसमें यह भी मुद्दा नहीं कि सर ज्यादा सही कौन सा है कि ये सही क्यों है, अरे दोनों बराबर सही है भाई। और आप देखो ना, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसको पढ़ो ना, इससे क्या दिख रहा है, वोल्टेज करंट से 45 आगे चल रहा है, या करंट वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे चल रहा है। वोल्टेज करंट से 45 आगे चल रहा है या करंट वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे, क्या मीनिंग अलग निकल रही है, एक ही बात है। एक ही बात को कहने के दो तरीके, या तो मैं कहूं कि मैं आपके सामने हूं, और या मैं कहूं कि आप मेरे सामने हो, बात तो एक ही ना। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, ये भी सही है। और या मैं कहूं आप मेरे सामने हो, क्या कुछ गलत हो गया, सही चल रहा है। बात कहने का तरीका है, अंदाजे बयां, चले कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। थर्ड और सेट लेते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट कॉस ओमेगा टी। मेरे पास कोई सर्किट का हिसाब ही आया, तुमने मुझसे कहा कि भाई तू डायग्राम बना। फर्स्ट ऑफ ऑल कोस साइन से 90 आगे चलता है, कुछ बत्ती जली, करंट क्या 90 लीड कर रहा है। तुमने बोला फोटो बना, फोटो बना, ये देखो। अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा बेटे, तो करंट 90 आगे। किसी ने कहा करंट को रेफरेंस ले, करंट को रेफरेंस लिया तो वोल्टेज
90 पीछे हो गया। और देखिए फोर्थ, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I बराबर I नॉट, अगला सेट ये है, कमान साइन ओमेगा टी और यहां भी साइन ओमेगा टी, कमान लीडिंग लेकिन कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ, तो फिर क्या करें, बस यस। अगर करंट का फेजर इधर है भाई साहब, वोल्टेज आगे होता तो यूं जाते, पीछे होता तो यूं जाते, आगे है पीछे की हम साथ साथ है, तो फिर बोलिए साथ साथ है तो फिर क्या हो गया फेजर डायग्राम। अब बताओ फेजर डायग्राम मुश्किल है कि आसान है? आसान की बहुत ही आसान है, कुछ मत करो पे 2 लाइन खींचना है, सिर्फ 2 लाइन खींचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नाम बहुत भारी भारी लगता है, कुछ दम नहीं है। बना लीजिए। आई थिंक 4 सेट ऑफ एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं, इसमें सब तरह के प्रोफाइल आ गए हैं। जल्दी से लिखें, 30 सेकंड है आपके पास, 25 सेकंड बचे, 20 सेकंड, 15, मैं पूछूंगा नहीं मिटा दूंगा उसके बाद, 10 सेकंड बचे, जल्दी लिखो मैं मिटा रहा हूं उसको। बोलूं? जैसे यूं करते हैं ना अपन, दो फोर्स मान लो एक ही तरफ लग रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं कि उनको इस तरह दिखाते हैं ना, जैसे मान लो मैं कहूँ ये पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है, इस पे F1 फोर्स इधर लग रहा है और इस पे F2 फोर्स भी इधर लग रहा है, तो आप क्या करते हो, F1 भी इधर बनाए तो F2 भी इधर, इस तरह का फील करो ना, वो हो गया। तो सिंपल अगर भाषा में बात करें, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करें, तो यूं समझिए कि ये क्या है, वेक्टर टाइप फोटो बनाना, वेक्टर जैसा फोटो बनाना या वेक्टर टाइप रिप्रेजेंटेशन ना, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। हर चीज का ऐसा नहीं कर सकते, जो फिजिकल पैरामीटर साइनोसोडली या कोसाइन के हिसाब से चेंज होते हैं, उन्हीं का ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। और मेरे शायद एसी वोल्टेज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आजकल, आजकल जो अपन एसी करंट वोल्टेज बात करिए, लोग कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या साइन कोस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, इसीलिए मुझे इनको इस तरह दिखाने का अधिकार है, मैं दिखा भी रहा हूँ। ये था बच्चे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम शब्द समझ में आ गया? एक शब्द चलेगा अपने को, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को मैं पूरे टॉपिक में 5 से दिखाया करूंगा। फेज डिफरेंस 5। ओबियसली अगर मैं कभी आपको 2 इक्वेशन दे दिया करूंगा, तो दोनों का फेज आप देख ही लेंगे, किसका फेज कितना है, और दोनों के नाम देखो ना, फेज का डिफरेंस हो गया। अब इसमें भी ये मुद्दा चलता है कि क्या करें, तो इसमें ध्यान रखना, वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस करने का। कभी मैंने कहा कि 2 इक्वेशन पकड़ो, जरा फेज डिफरेंस बता दो, तो ओबियसली दोनों के फेजेस का अंतर कर लेना, हो जाएगा फेज डिफरेंस। अब मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए जरा ये, अगर मैंने कभी पूछा बताइए 2 इक्वेशन जरा फेज डिफरेंस कितना है, तो बताया, तो ऑप्शन ऐसे होंगे 0 डिग्री, 30, 45, 60, तो आपका आंसर 30 है, 30 मार देना। लेकिन पता है, कभी कभी रेयरली कोई कोई एक आध क्वेश्चन किसी किताब में ऐसा मिल जाएगा कि 30 में भी 2 ऑप्शन होंगे, +30 की -30। तो ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको क्या करना है, केवल 30 ही पूछेगा, 30 मतलब वैल्यू ही पूछेगा, तो वहां पे मजे करो, किसी को भी किसी में से घटा दो। लेकिन अगर मैंने कहा कि जैसे तुमने बोला हाँ भाई 30, तो मैंने और स्पेसिफिक पूछा, बोला +30 की -30, तो ध्यान रखना, वोल्टेज के फेज में से ही करंट का फेज घटाना है, और प्लस आया तो प्लस बोलना, माइनस आया तो माइनस बोलना। ऐसा बहुत रेयर होने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कभी ऐसा हो तो आप अटके उसमें। ऐसा होता नहीं, बुक्स में आप 100 क्वेश्चन करो तो एक आध क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ वो भी हो जाए। क्लियर? आओ प्रैक्टिस कर लें फिर, कम ऑन, ये सेट हेल्प कर दो मेरी, कम ऑन। यस, फेज डिफरेंस इज 30, 30, और अगर उसके साथ जाए तो +30 की -30, -30। पर ठीक है, अपन तो माइनस वाइनस छोड़ो, वैल्यू है, कमान। फेज डिफरेंस 30 डिग्री, और क्या करंट लीड कर रहा है? फेज डिफरेंस 45 डिग्री, करंट लेग कर रहा है। फेज डिफरेंस 90 डिग्री, करंट लीड या लेग? लीड कर रहा है। फेज डिफरेंस 0, ऑब्वियसली हम साथ साथ में का डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस 0। आई थिंक फेज डिफरेंस निकालना आ गया। चलिए, एक शब्द रहेगा बेटे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, इसको मैं हमेशा शॉर्ट में पीएफ बोला करूंगा, पीएफ, पावर फैक्टर।
ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट cos फाइव। बच्चे जो फेज डिफरेंस आप मुझे बता रहे हो ना, उसका एंगल बताने की वजह उसकी कोस वैल्यू बता देना, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे आओ प्रैक्टिस करते हैं ना, मेरे पास तो खूब सारे एग्जांपल्स है ना। हम्म, इस सर्किट का पावर फैक्टर बताइए, cos 30 √3/2। हो गया, आंसर हो गया। सवाल क्या होगा, इस सर्किट का पावर फैक्टर आपने देखा 30 cos 30 रूट, हो गया। इस सर्किट का पावर फैक्टर बताइए, cos 45 1/√2। इस सर्किट का पावर फैक्टर cos 90 0। इस सर्किट का पावर फैक्टर cos 0 1 1। क्या मैं कह दूं मैक्सिमम, तो मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं इन चारों एग्जांपल में किसका पावर फैक्टर मैक्सिमम है, क्या इसका हो जाएगा। हो गया, इस तरह की बातें हम कर लेंगे कभी कभी आपसे, क्योंकि cos फाइव की वैल्यू 1 से ऊपर तो जाती ही नहीं है। तो बच्चों को मेरे ख्याल से पावर फैक्टर बनाना भी आ गया। तो बच्चों ये तीनों टर्म बार बार हमारे उसमें आने वाली है, अगले एक दो दिन तक जो कहानियां चलने वाली उनमें हमेशा बार बार शब्द आएंगे। आई थिंक आप लोग इन शब्दों में फेमिलियर हो चुके हैं, इजी हो चुके हैं। फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस और पावर फैक्टर, कंफर्टेबल। चलिए अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, स्टार्ट करता हूं एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में बच्चों में बारी बारी से आपको 6 सर्किट पढ़ाऊंगा। मेरा पहला सर्किट होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दूसरा होगा प्योर इंडक्टिव, तीसरा होगा प्योर कैपेसिटिव, सिंगल सिंगल। ठीक है, उसके बाद अगला होगा सीरीज आरएल, उसके अगला होगा सीरीज आरसी, और उसके अगला होगा सीरीज आरएलसी। इस तरह हम लोग बारी बारी से 6 सर्किट पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला प्योर आर, प्योर एल, प्योर आर। प्योर आर का मतलब क्या हो गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, शॉर्ट में लिख दिया प्योर आर। और अगर मैं प्योर आर बोल रहा हूं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया कि मेरे इस सर्किट में एल और सी कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन कंपोनेंट है, प्योर आर। ठीक है, आइए, ये हो गया अपना सर्किट और ये हो गया आपका सोर्स। ये देखिए मैंने क्या किया, कंपोनेंट को प्रेजेंट कर दिया आर को, एंड यू नो सर्किट को ऑपरेट करने के लिए कोई एनर्जी सोर्स चाहिए होता है ना। देख रहे हैं चालाकी, देख रहे हैं मैंने क्या लगाया, बैटरी लगाया क्या, नहीं मैंने वो, ये किसका सिंबल होता है, एसी का। यू नो सेल तो किसका होता है, डीसी का, लेकिन आज तो आप डीसी नहीं लगाए, आप क्या लगा दिए, एसी लगा दिए। अभी हमें बातें करनी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी सर्किट को हम डी सर्किट और एसी सर्किट किसके बिहाफ पे बोलते हैं, कंपोनेंट्स के बिहाफ पे नहीं, सोर्स के बिहाफ पे। आज मान लीजिए सर्किट, इसको आपने एसी सर्किट बोला ना, क्यों, क्योंकि एसी सोर्स लगाया। ये लो, इसको हटाता हूं, सेल लगा दूं, तो क्या डी सर्किट हो जाएगा। तो कंपोनेंट तो वही है, आरएलसी है, सोर्स कौन सा लगा है उसके हिसाब से आपका सर्किट एसी या डी सर्किट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में इसका एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस का मीनिंग बता दूं मैं कि बोले क्या करना चाह रहे हो आप। तुम्हें याद है कोई भी सर्किट में एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्या जानना चाहते हो हम सर्किट में, करंट कितना होगा वो जानना चाहते हैं, वोल्टेज का हिसाब किताब क्या होगा, पावर शावर कैसे निकालना है, लीडिंग लेगिंग वगैरह फेज, ये सारी जब बातें जानना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट है। अब टारगेट को पूरा करने के लिए कोई स्ट्रेटजी रहेगी, एनालिसिस की स्ट्रेटजी समझ लें, प्लान क्या है। सर्किट में दो चीजें होती है, एक होता है सर्किट का करंट और एक होता है सर्किट का वोल्टेज। ध्यान दीजिए, प्लान ये रहेगा, स्ट्रेटजी ये रहेगी कि दोनों में से कोई एक चीज की इक्वेशन हम लोग अज्यूम कर लेंगे, दोनों में से एक चीज की इक्वेशन हम लोग अज्यूम कर लेंगे, और उसकी प्रोसेसिंग करके, उसकी टेक्निकल प्रोसेसिंग करके हम दूसरी चीज की इक्वेशन डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लिया कि सर्किट करंट की इक्वेशन ये है, तो उसको प्रोसेस करके मैं सर्किट वोल्टेज की इक्वेशन डेवलप करूंगा, या सर्किट वोल्टेज की इक्वेशन ये है, उसको प्रोसेस करके मैं करंट डेवलप करूंगा। क्या प्लान समझ में आया है। वी और आई में से एक की इक्वेशन मान लेंगे और उस पर प्रोसेस कर कर आके दूसरे की इक्वेशन डेवलप करेंगे। अब एक की इक्वेशन मैंने मान ली और दूसरे की मैंने डेवलप कर ली, तो जब दोनों इक्वेशन मेरे सामने आएंगी तो आते फिर मैं क्या पूछूंगा, फेज डिफरेंस बताइए, फेजर डायग्राम बताइए, पावर फैक्टर बताइए, ये हमारा प्लान रहेगा। क्या प्लानिंग समझ में आ गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए बच्चों, जो आपका सोर्स है, मैंने मान लिया कि सप्लाई वोल्टेज ये है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। देख रहे हैं मेरी चालाकी, मैंने सप्लाई वोल्टेज की इक्वेशन मान ली, और मान ली तो प्लान के हिसाब से क्या मुझे करंट डेवलप करनी चाहिए, यस। मैंने मान लिया सप्लाई वोल्टेज ऑफ सर्किट इज दिस वन, सो मुझे प्रोसेस करके करंट डेवलप करना है, टारगेट क्लियर है मेरा, करंट डेवलप करना है। तो ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी सर्किट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। सर्किट सर्किट तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, उसको बुलाते सर्किट को केवीएल, नाम सुना होगा, केवीएल। हाँ चलो, केवीएल क्या होगा बेटे, V माइनस आई आर बराबर 0। कारण केवीएल ने क्या बोला था, लूप के सारे मेंबर्स के वोल्टेज का जोड़ 0 होगा। ओके, लूप में कितने मेंबर हैं, बहुत सारे कि दो ही हैं, दो ही है, एक तो है V और एक है आई आर, और दोनों का जोड़ कंफर्म 0 होगा।
तो मैंने देखो बिना दिमाग लगा एक का वोल्टेज प्लस लिखा और एक का क्या लिखा माइनस। आपको याद है जब उधर केवीएल आप लगाते हो सर्किट्स वगैरह में वहां पे हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं कि किसके आगे प्लस लगाएं किसके आगे माइनस लगाएं, बहुत ध्यान से काम करते हैं ताकि गड़बड़ ना हो जाए। और आपने देखा मैंने यहाँ बिना सोचे समझे ऐसा फिट कर दिया इक्वेशन, तो बच्चे के दिमाग में आ सकता है बोले भाई तेने प्लस माइनस को सोचा नहीं, छाप दिया इधर। मुझे सोचना भी नहीं है, कारण दो लोगों का जोड़ जीरो आना है भाई साहब, तो इसका मतलब क्या है, एक ने प्लस होना ही पड़ेगा और एक ने माइनस, चॉइस नहीं है। दोनों माइनस होंगे तो जोड़ जीरो कहाँ से आएगा बे, और दोनों प्लस होंगे तो भी जोड़ जीरो कहां से आएगा, तो एक ने प्लस होना ही था और एक ने माइनस होना ही था, तो बिना कष्ट किए आप लोग इक्वेशन लिख सकते हैं और आप लिख चुके हैं। और आज भी प्लान वही है, करंट डेवलप करना है। आ जाओ। तो बेटा यहाँ से आई कितना हो रहा है, वी बाय आर, वी की इक्वेशन डाल रहा हूँ, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और देखो ना आई बराबर वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी आ गया, आई बराबर कम ऑन वी बाय आर इज करंट, व्हाट टाइप वोल्टेज इट इज, ऑर्डिनरी या पीक वोल्टेज। So of course, corresponding to peak voltage, current should be peak current. So क्या लिखूं मैं, I नॉट और sin ओमेगा टी। अरे देखा मजाक मजाक में ये करंट तैयार हो गया, अरे प्लान पूरा हो गया अपना। देखो ना अपन ने वोल्टेज माना था और मैंने तुम्हारे सर्किट के केवीएल फेवीएल लगा लगू कि अल्टीमेटली करंट ला दिया। यस, ये रहा वोल्टेज, ये रहा करंट। यस, देख के बताइए लीडिंग लेकिन की हम साथ साथ हैं। यस, तो अगर हम साथ साथ हैं, क्या मैं फेजर डायग्राम बना दूं, ये बना दिया। बोलो बेटे फेज डिफरेंस विल बी जीरो, बोलो बेटे पावर फैक्टर विल बी अप्रोक्स वन या एग्जैक्ट वन, क्या मैं कह दूं मैक्स, प्योर आर। खत्म हो गया, देखो मैंने लिख दिया। एकदम आसान है ना ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलू, चलिए बच्चे ये था प्योर आर के बारे में, ये तो एकदम सिंपल है। अब बातें शुरू करते हैं। आ गया ना एनालिसिस का मतलब, समझ में आ गया। वोल्टेज माना, करंट डेवलप कर दिया, और जैसे दोनों इक्वेशन मेरे सामने है, मैंने बोला फेजर डायग्राम बनाइए, पावर फैक्टर बताइए, फेज डिफरेंस बताइए, लीडिंग लेगिंग बताइए, सब बता पा रहे हैं आप लोग, यही हमारा टारगेट था। आगे बढ़ते हैं। प्योर एल, प्योर एल का मतलब क्या हो गया, ये देखिए फुल नेम, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट, शॉर्ट में लिख दिया प्योर एल। फिर से हमें इसका एनालिसिस करना है, और अगर मैं बोल रहा हूँ प्योर एल, इसका मतलब मैं क्या मान के बैठा हूं, इसमें आर है कि बिल्कुल भी नहीं है, आर बिल्कुल जीरो है और सी भी बिल्कुल जीरो, इसमें एकमात्र कौन सा कंपोनेंट है, एल कंपोनेंट है। तो हमसे तो ये भी सवाल पूछा जा रहा है बुक्स के अंदर, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, यस यू नो, ऐसा कोई तार नहीं, यू नो वो गाना सबको आता है, बहुत बढ़िया, वो पोएम सबको आती है, इस बार नीट में पहला क्वेश्चन वही रहेगा, पोएम छाप देना आप लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या रहा कि मतलब हमसे पूछ रहा है कि बोले यार ये पॉसिबल है कि नहीं, तो मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि यार पहली बात तो आपके एल के अंदर ही थोड़ा सा आर रहेगा, दूसरा आप कनेक्टिंग वायर भी तो यूज करोगे, निश्चित रूप से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं तो फिर अगला पूछ सकता है, बोले भाई यार पॉसिबल नहीं भी काहे डिस्कस कर रहे हैं, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, समझ रहे। तो उसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि एसी सर्किट में एल का बिहेवियर क्या होता है, उसके फॉर्मूला, उसके नियम कायदे क्या होते हैं, वो मुझे जानने हैं, इसलिए मैं प्योर एल को एनालाइज करने जा रहा हूं, ताकि मैं एल का बिहेवियर, उसके फॉर्मूला, नियम कायदे जान सकूं। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं प्योर एल पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका स्टाइल, उसका पैटर्न जानना है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज भी प्लान और स्ट्रेटेजी वही है जो मैंने शुरू किया था। यस, वोल्टेज मान के करंट या करंट मान के वोल्टेज। आइए बच्चे, वापस से मैंने मान लिया सप्लाई वोल्टेज ये रहा आपका। चलो शुरू करें, करंट डेवलप करना है। चलो बोला उसको, V माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस ऑल जीरो। फिर वही चालाकी, एक को प्लस लिख दिया और एक को क्या लिख दिया माइनस, क्योंकि कष्ट ही नहीं करना मुझे। और हाँ, अब खुद देखो यहाँ से डी आई कितना हो रहा है बेटे,
वी बाय एल इंटू डी टी। तो यहां से आई कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी डाल दिया, एल डाल दिया और डी टी डाल दिया। देखो आराम से प्रोसेस समझो, वी की जगह वो डाल दिया फंक्शन ये, और डी आई को आई बनाने इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन, चलो हेल्प कर दो जरा। वी नॉट बाय एल तो ठीक है ना, यस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यार, माइनस या कॉस, क्या ओमेगा ये होगा, पता लग रहा है सबको, माइनस आता है क्या, सही बताओ, ठीक है सब बोल रहे तो मान लेते हैं। चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने। अब आगे, और आप देखो मेरा प्लान शायद कुछ ना कुछ सफल हो रहा है। मेरे को करंट लाना था, क्या करंट की इक्वेशन आती हुई दिख रही है, यस, लेकिन कुछ लफड़ा हो रहा है। मैं आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इजी कर दूं आपको, जरा सुने प्लीज। एक बेस आपके दिमाग में बना देता हूं ताकि किसी के पेट में दर्द ना हो। सुने बच्चों, मेरे सर्किट में 3 मेंबर है ना, आर एल सी, आर एल सी। मैं एक जनरलाइज बोलना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। ये सब मेंबर सर्किट में आकर के अपोजिशन ऑफर करते हैं, ये सब मेंबर प्रॉब्लम ऑफर करते हैं, अपोजिशन ऑफर करते हैं, लेकिन ध्यान दें, यस बेटे, आर जो प्रॉब्लम देगा उसका वैल्यू खुद आर रहेगा, एल का प्रॉब्लम रहेगा एक्सएल, सी का प्रॉब्लम रहेगा एक्ससी। ध्यान दीजिए, आज तक आप डीसी सर्किट पढ़ते हैं, वहां पर एकमात्र प्रॉब्लम वाज रेजिस्टेंस। आज तक हमने कभी भी आपसे एक्सएल एक्ससी की बात नहीं की, करी करी क्या, कब तक, अभी नहीं की। डीसी सर्किट में सिंगल प्रॉब्लम होता है आर, रेजिस्टेंस। एसी सर्किट में एक नहीं 4 प्रॉब्लम होते हैं। आर का प्रॉब्लम आर, एल का प्रॉब्लम एल नहीं एक्सएल, सी का प्रॉब्लम सी नहीं एक्ससी, और बेटे नेट प्रॉब्लम सर्किट इज कॉल्ड जेड, इंपीडेंस। तो 4 शब्द चलेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव, रिएक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस एंड दिस इंपीडेंस। फिर सुन लीजिए, आर को क्या बोलते हैं, रजिस्टर। अभी सब नोट्स में आपका आ जाएगा सिस्टमेटिक, इसको लिखना मत, एक बेस बना के चल रहे हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। कमान, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस। रेजिस्टेंस बोले तो आर, रिएक्टेंस बोले तो एक्स, एल ने दिया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, सी ने दिया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। द नेट प्रॉब्लम, द ओवरऑल प्रॉब्लम सर्किट इज कॉल्ड इंपीडेंस जेड। चाहे वो अकेले आर ने दिया, चाहे आर और एल ने मिलकर दिया, चाहे आर और सी ने मिलकर दिया, सब लोगों का जो नेट प्रॉब्लम सर्किट का उसको क्या बोलना है, जेड बोलना है, इंपीडेंस बोलना है। और आइए, सब नोट्स में आ जाएगा, डोंट वरी। कम ऑन, डू यू नो आर का यूनिट ओम होता था, प्रॉब्लम का यूनिट क्या होता था, ओम। तो एक्सेल भी तो प्रॉब्लम है, इसका यूनिट भी क्या होगा, ओम। मुझे पता है एल हेनरी में होता है, एल हेनरी में होता होगा, लेकिन एल का प्रॉब्लम एल नहीं है, एल का प्रॉब्लम एक्सेल, तो एक्सेल यूनिट भी क्या रहेगा, ओम। यू नो सी का यूनिट तो फेरेड होता था, फेरेड होता होगा, एक्स का यूनिट क्या रहेगा, ओम। और जेड भी तो प्रॉब्लम है ना, उसका यूनिट भी क्या होगा, ओम। मेक श्योर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आर एक्सेल एक्सी जेड, वट एवर प्रॉब्लम यू आर हैविंग, सबका यूनिट क्या रहेगा, ओम रहेगा। सुन लिया सब लोगों ने, चलिए और सुनिए। तुम्हें याद है वहां आई बराबर क्या लिखा करते थे डीसी में, वी बाय आर लिखा करते थे, यस, करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आज के बाद थोड़ा सा अच्छा बोलेंगे, यस, करंट इज वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम। शब्द सुन ले मेरे, करंट इज वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम, हाँ, रेजिस्टेंस बोलना बंद करें, और प्रॉब्लम जो देगा उसको सेट कर देंगे। तुमने बोला प्रॉब्लम आर ने दिया तो वी बाय आर ही हो जाएगा, तुमने बोला प्रॉब्लम एल ने दिया है, वी बाय एक्सएल हो जाएगा, तुमने बोला प्रॉब्लम सी ने दिया है, वी बाय एक्स हो जाएगा, तुमने बोला प्रॉब्लम पूरा सर्किट ने दिया है, वी बाय जेड हो जाएगा। सुन रहे हैं बच्चे, बात में वही पढ़ रहा हूँ जो आपको आती है, लेकिन थोड़ा सा आज बड़े कैनवस में बात कर रहे हैं। पहले आपको प्रॉब्लम के नाम पे आर के अलावा कुछ दिखता नहीं था, आजकल एक प्रॉब्लम की 4 प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम। बात वही है जो आप जानते हैं, आप पहले वी बाय आर अटके बैठे थे, मैं भी आज उसी पे हूँ, वी बाय आर पे हूँ, लेकिन थोड़ा सा अच्छा बोल रहे हैं, वी बाय रेजिस्टेंस बोलना बंद करो यार, वी बाय प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम देगा उसको सेट करेंगे, इस तरह से आएगा। और सुनिए, तुम लोग वहां बहुत गाते थे, वी वाज आई इंटू आर, रटा पड़ा सबको, यानी क्या, वोल्टेज बराबर करंट इंटू, बहुत बढ़िया, वोल्टेज इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, आप लोग पढ़ते थे। अब आज के बाद ये बोलना बंद करें, कम ऑन, वोल्टेज इज करंट इंटू प्रॉब्लम, करंट इंटू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम देगा या जिसका वोल्टेज चाहिए उसका प्रॉब्लम लगाएंगे। इधर आइए, अगर मेरे से कभी कहा भाई आर का वोल्टेज लिख, तो आई इंटू आर का प्रॉब्लम, तुमने कहा यार एल का वोल्टेज लिख, तो आई इंटू एल का प्रॉब्लम, दैट इज एल या एक्सएल। तुमने बोला कि यार सी का वोल्टेज लिख, आई इंटू एक्सी। तुमने बोला भाई नेट वोल्टेज लिख, तो वी बराबर आई इंटू नेट प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। बात वही है जो आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज बड़े कैनवस में बात करें। सुन लिया सब लोगों ने, पहले हम लोगों को आर के अलावा कुछ अकल ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं आता था आर के अलावा, अभी आजकल एक प्रॉब्लम की 4 प्रॉब्लम। क्लियर है सब लोगों को, ये सब सिस्टमेटिक अपने उसमें आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, हल्का सा तैयार किया। आ जाओ जरा, अब खेलते हैं, कमा, इधर आ जाइए, कमा। तुमने कहा था करंट लाओ, मैंने प्रोसेस किया, करंट लाया, लेकिन मजा नहीं आ रहा यार, गड़बड़ हो रही क्या। एक तो देखो मेरे यहाँ माइनस फंसा हुआ है, दूसरा कॉस। यार आपको याद है, अगर मेरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आती थी कल एसी की, उसमें आगे माइनस था क्या, नहीं था ना। तो यार मेरे 2 उद्देश्य हैं, एक तो मैं माइनस चाहता हूँ, माइनस हटा दो,
दूसरा मैं चाहता हूँ कोस की वजह अगर साइन में आ जाए ना तो मुझे तुरंत दिख जाएगा कौन कितना आगे है कौन कितना पीछे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स लगा लूँ, ट्रिग्नोमेट्री। यस, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, दो टारगेट है, माइनस भी हट जाए और कोस भी हट जाए, साइन हो जाए। तो देखो ना, मैं जानबूझ के इसका ऐसा लिख रहा हूँ, वी नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई, नहीं नहीं माइनस पाई बाय टू। आप तसल्ली से ट्रिग्नोमेट्री आप समझते हैं ना, आप तसल्ली से उसको प्रोसेस करके देख लें, इट इज प्रोवाइडिंग माइनस कोस ओमेगा टी। बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो या तो मैंने ऐसा लिख दिया, और लिख दिया तो मेरे दो फायदे हो गए। आई थिंक माइनस से मुक्ति मिल गई, और क्या कोस भी साइन में बदल गया? यस, मेरे दो फायदे हो गए। हाँ, मेरा करंट का इक्वेशन आ गया। अब ध्यान दीजिए, करंट का इक्वेशन आ गया। अगर आप कह रहे हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट, सो ऑफ कोर्स इट दिस फिगर शुड बी करंट, दिस फिगर शुड बी करंट। और करंट के क्या लिखा है? वोल्टेज अपॉन समथिंग। सो वट एवर समथिंग यू हैव दैट शुड बी प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम इज बीइंग ऑफर्ड बाय एल, सो दिस शुड बी एल या एक्सएल। मुझे कहना पड़ेगा दिस इज वी नॉट बाय एक्सएल, और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। बोलिए, क्या करंट का इक्वेशन तैयार है? क्या मैं और कह दूं? आई बराबर क्या है ये? वी नॉट बाय एक्सएल। अच्छा, वोल्टेज अपन प्रॉब्लम, तो दिस शुड बी करंट, एंड वट एवर वोल्टेज यू आर हैविंग, ऑर्डिनरी या पीक वोल्टेज, सो उसके करस्पॉन्डिंग करंट शुड बी पीक। तो क्या मैं कह दूं? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। हाँ बच्चों, बात करते करते अल्टीमेटली करंट आ गया। प्लान याद है ना आपको? स्ट्रेटजी क्या थी कि भाई वोल्टेज शुरू करेंगे और घुमाते घुमाते कहाँ आ गए? करंट पे आ गए। करंट पे आ गए, अब ध्यान से सुने मेरी बात। करंट पे आप आ गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। यार मैं आपसे दुनिया भर की बातें करूंगा, कौन लीड कौन लेग सब कर लूंगा, लेकिन हाँ कर लूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं सब करते करते एक नई चीज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आज। कौन सी चीज? एक्सेल। एक्सेल तो मैंने आज तक पढ़ा नहीं, तो मुझे एक्सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। आओ, क्या क्या जानकारी है बोलो। एक्सेल का नाम क्या है? इंडक्टिव। हाँ, एक बार में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं ना, पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आनी। इंडक्टिव रिएक्टेंस, बेटे इसको मैं एक्सेल लिख रहा हूँ, संभालना। फर्स्ट बोलो, एक्सेल कौन है? क्या ओमेगा एल? क्या मैं कह दूं 2 पाई एफ एल यूनिट? दिस इज ओम। थर्ड, क्या आप देख रहे हैं एक्सेल प्रोपोर्शनल टू एफ चल रहा है? हूं क्या? फॉर्मूला से दिख रहा है ना? यस। तो आप देखिए, फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो बोलो एक्सेल क्या है? जीरो है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे बच्चे तो एक्सेल बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट कर दिया, अरे क्या एक्सेल भी इनफाइनाइट हो जाएगा? यस। तो अगर किसी ने मेरे को बोला कि भाई तू एक्सेल और एफ में ग्राफ बना देगा क्या? बिल्कुल बना दूंगा, अपने को तो आता है ना ग्राफ बनाना। एक्सेल और एफ, क्या ग्राफ ये हो जाएगा? देखा, ये आज हमने एक्सेल की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली एक ही जगह। अब आज के बाद इस चैप्टर में एक्सेल का कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला, वैल्यू, ग्राफ, एवरीथिंग इज देयर। ये हो गया। और आइए मेन मुद्दे पे आ जाए। आप जरा जरा हेल्प कर दो मेरी। यस, ये रहा एनालिसिस। एक्सेल तो नई चीज है, तो बोला कमान, आइए जरा कमान। वोल्टेज, सॉरी, वोल्टेज करंट। बोली, वोल्टेज क्या लीड कर रहा है? कितना लीड कर रहा है? पाई बाय टू। तो मैं लिखना चाहूंगा वोल्टेज लीडिंग बाय पाई बाय टू। बिल्कुल सही बात है। क्या आप मुझे फेजर डायग्राम दिलवा देंगे इसका? यस, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज लीड कर रहा है, तो करंट को रेफरेंस लिया, तो ये लीजिए वोल्टेज लीड कर रहा है 92। आपने बोला था, मैंने कर दिया। क्या मुझे आप फेज डिफरेंस दे देंगे क्या? जल्दी बोलो, मैं गलत लिख रहा हूँ? फेज डिफरेंस 90 हो रहा है भाई। क्या आप मुझे पावर फैक्टर दे देंगे क्या? अप्रोक्स जीरो या एग्जैक्ट जीरो? जीरो। सारा एनालिसिस आपके सामने। ये था प्योर एल। नाउ इट्स टाइम फॉर प्योर सी। कोई कष्ट हो तो पूछें, किसी के भी पेट में दर्द तो बात करें। बोले,
लिख दिया सबने? बढ़े आगे। चलिए, तो बच्चों ये किसका एनालिसिस था? प्योर एल का एनालिसिस था, और सारा हिसाब आपके सामने है। और फिर वही मुद्दा मैं वापस से बोल दूं ना, प्योर एल सर्किट प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है तो फिर ये सवाल उठता है, बोले तेने डिस्कस क्यों किया? डिस्कस क्यों किया? शायद डिस्कस करके मैं जान पाया आज कि एल मेरे सर्किट में जो अपोजिशन ऑफर करता है वो एल नहीं होता, एक्सेल होता है। मैं जान पाया एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है। मैं जान पाया कि एल के मामले में वोल्टेज 90 लीड करता है। मैं जान पाया कि एल के मामले में फेज डिफरेंस 90 आता है। मैं जान पाया कि एल का पावर फैक्टर 0 होता है। ये सारी जानकारी मैंने किससे जानी? प्योर एल को एनालाइज करके जानी ना। तो एक बार हमने एल का बिहेवियर कैसे होता है क्या सब जान लिया है। एसी सर्किट में एल का बिहेवियर फॉर्मूला क्या क्या होते हैं वो हमने सीख लिया है। इसलिए हम लोगों ने प्योर एल को डिस्कस किया है ताकि हम लोग बात कर सकें आगे। ठीक है, चल ये था प्योर एल के बारे में। अब आते हैं प्योर सी। अच्छा, तुम्हें पता है ना मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? पावर फैक्टर। यू नो पावर फैक्टर क्यों बोला इसको? मैं 2 क्लास के बाद आपको एक अगली क्लास के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर। पावर कैसे निकालते हैं? वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। पता है ना सबको? जरा सोचना कि कोस फाई अगर बिल्कुल ही 0 हो गया तो क्या पावर 0 हो जाएगी? कोस फाई कम तो पावर कम, कोस फाई ज्यादा तो क्या पावर ज्यादा? तो बताइए, मुझे बताइए इस सेकंड में पावर कौन डिसाइड करेगा? क्या कोस फाई इज द फैक्टर जो कि पावर डिसाइड करेगा? फील करो, कोस फाई बिल्कुल 0 है, पावर 0। वी और आई कितने ही बड़े ले लो, कोस वाई बिल्कुल ही 0 फंस गया तो क्या पावर 0 हो जाएगी ना? और तो इसका मतलब पावर डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है? कोस फाई, इसीलिए उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है। और आपने देखा तुमने क्या लिखा यार? पावर फैक्टर 0 आ रहा है इसमें। अरे पावर फैक्टर 0 आ रहा है, बोले इसका मतलब क्या हो गया? इस सर्किट में पावर कंजम्पशन अगर निकाल लूंगा क्या 0 आएगा? इस सेकंड में तुम फॉर्मूला में वी कितना भी बड़ा वैल्यू डाल दो, आई कितना भी बड़ा वैल्यू डाल दो, जब तुम कोस फाई को 0 लिखोगे तो अल्टीमेटली क्या सब मटिया मेट हो जाएगा? क्या पावर आएगा कि 0 आएगा? 0। तो बोलिए क्या डिक्लेयर कर दूं? एल डज नॉट कंज्यूम पावर। लिखना चाहिए, आज ही हमें पता लगा है। एल डज नॉट कंज्यूम पावर। एल पावर नहीं खाता है। एल पावर नहीं खाता है। ठीक है, ये था प्योर एल के बारे। हाँ ऑफ कोर्स, वहां भी एल पावर नहीं खाता, एल एनर्जी स्टोर करता है। देखो टर्म्स अलग है। आपको लग रहा होगा हाफ एल आई स्क्वायर, दैट इज नॉट पावर, दैट इज एनर्जी स्टोर करता है। एल और सी एनर्जी स्टोर करते हैं। एल भी एनर्जी स्टोर करता है और सी भी एनर्जी स्टोर करता है, और आर एनर्जी स्टोर ही नहीं करता। ठीक है, यहां मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? एल डस नॉट कंज्यूम, एल डस नॉट डिसिपेट पावर, मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, देसी में एल पावर नहीं खाता है। चलिए, तीसरा सर्किट ले रहे हैं, प्योर सी। प्योर सी, प्योर कैपेसिटिव सर्किट सोच रहे हैं। ये देखिए बच्चे, अगर मैं प्योर सी पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें केवल और केवल सी कंपोनेंट है, इसमें आर बिल्कुल भी नहीं है और एल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे फिर बताइए प्रैक्टिकली दिस इज पॉसिबल और नॉट? नॉट। क्योंकि यार प्योर सी आर तो आ जाता ना, हर जगह कुछ कुछ घुस के आ जाता है आर तो। बोलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? फिर वही मुद्दा, भाई पॉसिबल नहीं तो क्यों डिस्कस कर रहा है? क्यों डिस्कस कर रहे हैं? समझ में आ गया होगा। तुम्हारे एसी सर्किट में सी के फॉर्मूला क्या होंगे, उसके नियम कायदे क्या होंगे, वो तो सीखना पड़ेगा ना, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। और आज भी स्ट्रेटेजी वही है। कौन सी स्ट्रेटेजी? आ जाओ बेटे। वोल्टेज मान लिया मैंने कि ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, चलो बुला लो केवीएल को। केवीएल यू नो वी माइनस क्यू बाई सी बराबर 0। सप्लाई वोल्टेज को वी लिख दिया, और यू नो कैपेसिटर का वोल्टेज को क्या लिखते थे आप? क्यू बाई सी। और देखा क्या कि एक का वोल्टेज प्लस लिख दिया और एक का चुपचाप क्या लिख दिया? माइनस। तो ऑब्वियसली ऐसा होगा, मैंने कर दिया 0। केवीएल ये सिखाता था। अब आ जाइए, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? क्या क्यू बराबर सी वी? क्यू बराबर सी वी, वी का फंक्शन डाल दिया। अब देखो, क्यू बराबर सी वी, वी का फंक्शन डाल दिया। अरे ये तो चार्ज आ गया, मैं क्या बनाने चला था यार? मैं तो करंट बनाने चला, तो चार्ज आ गया, कोई बात नहीं। चार्ज आ गया तो करंट तो निकाल सकते हैं ना। बहुत अच्छा। आई बराबर डी क्यू बाई टी करते हैं बच्चे। सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ मैंने ऐसा कर दिया। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपकी बात मानते हो करंट तैयार कर लिया। हाँ यार करंट आ गया, लेकिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा है, यू नो कोस में आया है, और मेरी इच्छा है कि मामला साइन में तो और अच्छा, मेरे को तुरंत दिखेगा कौन है। तो ऐसा करते हैं, साइन में करते हैं, मैस लगा लेता हूँ अपनी। ओके, मैस लगा रहा हूँ अपनी। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लीजिए। ये जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मुझे क्या देता है? प्लस का कोस ओमेगा टी देता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये समझते हो? एएसटीसी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, ये प्लस हो गया। अब आपने देखी मेरी चालाकी, मैंने यहाँ 2 चालाकी करी अभी अभी। क्या? पहली बात तो मैंने कोस को तो साइन में बदल ही दिया, एक और चालाकी मार गया।
तुम्हारे ऊपर में सी वी नॉट ओमेगा था ना, मैंने ऊपर में बस वोल्टेज को रखा, देखो देखो, और बाकी सबको क्या बोला, तुम नीचे जाओ। जानबूझ के भेजा, कुछ प्लानिंग चल रही है दिमाग में, समझ में आ रहा है? वोल्टेज को ऊपर बिठाया, बाकी लोगों बोले तुम नीचे जाओ, नीचे जाओ। अब आप बताओ ना, वट ये फिगर करंट होना चाहिए ना, तो करंट की जगह क्या लिखा है, वोल्टेज अपॉन समथिंग। सो वट एवर इज समथिंग दैट मस्ट बी प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम इज बीइंग ऑफर्ड बाय सी, दैट इज सी या एक्सी। तो मुझे लिखना पड़ेगा आई बराबर वी नॉट अपॉन एक्सी, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय, ये हो जाएगा। और वी नॉट बाय एक्सी अगर मैंने इसको लिख दिया है तो बोलो आई बराबर क्या, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखा, करते करते अल्टीमेटली करंट की इक्वेशन आ ही गई है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब वोल्टेज से शुरुआत किया था, करंट आ गया, फिर मुझे आपसे बातें करनी है लीडिंग लैगिंग वगैरह, वो बातें मैं करूंगा लेकिन बाद में करूंगा। आप देखें एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस किया, कौन सी, एक्सी। तो मुझे एक्सी की सारी जानकारी देना चाहिए, एक्सी कौन है, क्या हिसाब कर ले आओ। एक्सी की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, क्या नाम होना चाहिए एक्सी का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाँ जी, एक्सी के बारे में बातें हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है एक्सी, क्या 1/ओमेगा सी, क्या 1/2 पाई एफ सी। डिफरेंस देख लेना, शायद एक्सेल वाज ओमेगा एल ना, नालायको, एक्सेल वाज ओमेगा एल, दिस नॉट ओमेगा सी, 1/ओमेगा, थोड़ा संभालना, हाँ थोड़ा संभालना। ओके, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। थर्ड, क्या आप देख रहे हैं एक्सी और फ्रीक्वेंसी में क्या चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है कि इनवर्स चल रहा है, इनवर्स। तो मैं याद है एक्सेल और एफ में तो डायरेक्ट चलता था, और इन दोनों में क्या चल रहा है, इनवर्स चल रहा है। तो इसका मतलब वही, फ्रीक्वेंसी जीरो बेटे, एक्सी इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी बढ़ना, एक्सी कम होना, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट कर देना, एक्सी क्या जीरो हो जाना। तो अगर मुझे कहोगे कि भाई ग्राफ बना दे, तो एक्सी और एफ में ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, साक्षात की जैसा, कौन है ये, उसके जैसा की साक्षात है, पहचानो, साक्षात है। तो बच्चों पर ने एक्सी की जानकारी भी इकट्ठा कर ली, अब तो एक्सी के बारे में पूरे टॉपिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, सारा फॉर्मूला ग्राफ और सब एक ही जगह छाप के दिया आपको। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या था अपना, कि भाई इस सर्किट का वोल्टेज करंट का हिसाब किताब बताओ। तो देखो देखो, वोल्टेज बताया और करंट तैयार कर लिया, कर लिया। अब आ जाइए बातें शुरू करें अपन, बोलिए यस। वोल्टेज लीडिंग या लेगिंग, कितना लेग कर रहा है, वोल्टेज लेगिंग बाय पाई/2। बच्चे वोल्टेज लेग कर रहा है, तो क्या मैं आपके लिए फेजर डायग्राम बना दूं, आई नॉट, और ये देखो वोल्टेज पीछे चल रहा है, आपने बताया मेरे को, ये बना दिया, वोल्टेज पीछे चल रहा है। ठीक है, मुझे बता दीजिए फेज डिफरेंस कितना है आपका, पाई/2 श्योर। तो मुझे बता दीजिए पावर कितने, सॉरी पावर फैक्टर कितना है, अप्रोक्स या एग्जैक्ट जीरो, पावर फैक्टर है एग्जैक्ट जीरो। आप पूरा लिख देना, पावर फैक्टर बराबर कोस 90 बराबर जीरो लिख देना, उन्हें बाद में लगेगा ये कैसे आया था जीरो, कष्ट होगा, लेकिन कोस 90 भी लिख देना एक, पावर फैक्टर जीरो। और फिर वही बात आ गई है, आज फिर आपका पावर फैक्टर जीरो है, तो अगर मैं इस सर्किट की पावर कंजम्पशन निकालूंगा, मैंने पावर अभी आपको पढ़ाया नहीं, उसको मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना, बोलो बोलो इस सर्किट में पावर कंजम्पशन आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या मैं डिक्लेयर कर दूं ये सर्किट पावर नहीं खा रहा है, और ये सर्किट पावर नहीं खा रहा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया, कि इस सर्किट में जो जो मेंबर हैं वो लोग पावर नहीं खाते हैं। कौन लोग हैं इस सर्किट में, बहुत सारे की प्योर सी। तो नियम बन गया आज के बाद, सी डज नॉट कंज्यूम पावर, सी पावर नहीं खाता है, लिख दो, सी डज नॉट कंज्यूम पावर। आप विशेष बात देखिए कि अभी आपने मुझे एल के बारे में क्या बोला था, कि एल पावर नहीं खाता है, आज सी के बारे में क्या बोल दिया, बोले सी भी पावर नहीं खाता है। अरे तो सारी पावर कौन खा रहा है, आर। तो मैं याद है आर का पावर फैक्टर 1 आया था, मैं मिटा चुका हूं, तो अब जाके लिखो वहां पे, मैंने पहले जानबूझ के नहीं लिखा है। प्योर आर के लास्ट में जाओ, बिल्कुल लास्ट लाइन पे, वहां क्या लिखा है, पावर फैक्टर मैक्सिमम लिखा है। तो बोलो क्या मैं कह दूं सारी पावर तेरे नाम, हाँ आर के नाम बिल्कुल लिख दो, कि थोड़ा अंग्रेजी में बना के लिखो, टोटल पावर डिसिपेट्स एट आर ओनली, टोटल पावर डिसिपेट्स एट आर ओनली, सारी पावर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
नहीं नहीं, सही बात है, यही तो मैं समझा रहा था। सारी पावर तेरे नाम। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, कंफर्टेबल। चलिए, तो मैंने बेसिक 3 सर्किट का एनालिसिस आपको बता दिया, और इसको थोड़ा सा कंसाइज करते हैं, छोटा करते हैं, पूरा समझते हैं। यस, आपने बोला कि भाई अपने को क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो मैंने कहा यार बाद में करेंगे, पहले तीनों अलग अलग कंपाउंड का हिसाब सीख लें। तो अलग अलग कंपाउंड का हिसाब सीखा, प्योर आर का हिसाब सीखा, प्योर एल का सीखा, और प्योर सी का सीखा। और क्यों सीखा? ताकि हमें सारा उनका बिहेवियर, उनके कैलकुलेशंस पता लग जाए कि वो एसी सर्किट में कैसा डीलिंग करेंगे। क्योंकि इनका डीलिंग आप डीसी में सीख के आए ना, इधर वो सब नहीं चलेगा, यहाँ एसी का अलग स्टाइल है। तो आपने सारा डीलिंग सीख लिया। आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे फॉर्मूला आए हैं। अच्छा, 2-3 बातें मैं आपको सिखा के चलूंगा आगे। मेरी बात मानते हुए 2-3 बातें रट लो। अब रट लोगे तो मजे करोगे। कौन सी 2-3 बातें? पहली बात, आर का प्रॉब्लम आर, एल का प्रॉब्लम एक्सएल, सी का प्रॉब्लम एक्ससी, नेट प्रॉब्लम जेड, सबका यूनिट ओम। एक बात। दूसरी बात, करंट इज वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम। वी बाय आर बोलना बंद कर दो अब। करंट इज वोल्टेज अपॉन प्रॉब्लम। वोल्टेज इज करंट इंटू प्रॉब्लम। वोल्टेज बराबर आई इंटू आर बोलना बंद कर दो। दिमाग में चला लो, चलाना है तो, लेकिन बोलने में क्या? करंट इंटू प्रॉब्लम, वाट एवर प्रॉब्लम यू आर हैविंग, सबसे आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि आर पावर खाता है, सारी पावर आर खाता है। सर्किट में अगर एल और सी मौजूद भी हैं तो भी पावर खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। और नहीं का मतलब नहीं है, ऐसा मत समझना कि 0.1 तो ले लेंगे, 0.2 समझ रहे? जैसे मैंने बोला सीरीज आरएल सर्किट है, शब्द सुने, ऐसे बोल रहा हूँ। सीरीज आरएल सर्किट में पावर कंजम्पशन है 150 वाट। तो मैं तो बोल के हट जाऊंगा और कहानी सुनाऊंगा। सीरीज आरएल में 150 वाट, पूरा 150 वाट किसके खाते में है? हाँ। ऐसा मत सोचना कि यार एल कुछ 0.2 0.1 ले लेगा, कुछ नहीं लेगा। तुम ही ने बोला मेरे को पावर फैक्टर जीरो, मैंने थोड़ी कहा है, तुमने बोला मेरे को पावर फैक्टर जीरो। ठीक है। सीरीज आरएल सी में पावर कंजम्पशन है 50 वाट। सीरीज आर एल सी में पावर कंजम्पशन 50 वाट। 50 वाट में से कौन कौन कितना लेगा? पूरा 50 वाट के खाते, पूरा आर के खाते में जाएगा। एल और सी पावर नहीं खाते। सुन लिया सबने? चलिए, तो बचे और सबसे काम की लाइन वो ये है कि एक बात याद कर लो, आर के मामले में वोल्टेज 7 चलता है, एल के मामले में वोल्टेज 90 आगे चलता है, और सी के मामले में वोल्टेज 90 पीछे चलता है। अगर आपने मेरे कहने से एक लाइन याद कर ली, सारे फॉर्मूला से फ्री कर दूंगा चैप्टर के लास्ट में। ऐसे इशारे करके आंसर आ जाएगा सारा, कोई सा भी बड़ा से बड़ा सर्किट ऐसे यूं यूं हाथ घुमाएंगे आप यूं, और आंसर आ जाएगा। सुन लिया आपने? फॉर्मूला हमला लिखवा रहे ना, सब बकवास होने वाले, लास्ट में सब जीरो कर दूंगा। यस, एक लाइन याद कर लेंगे मेरे कहने से। क्या सीखा अभी? आर का वोल्टेज करंट के साथ होता है, एल का वोल्टेज करंट से 90 आगे चलता है। बहुत देसी बोल रहे हैं अपन तो। एल का वोल्टेज करंट से 90 आगे चलता है, और सी का वोल्टेज करंट से 90 पीछे चलता है। ये बात याद कर लेंगे आप, कर लेंगे बच्चे? चलिए, बेसिक तीनों हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो बेसिक आपने सीखा था उसके बारे में खेल लेते हैं। आइए, तो थोड़ा सा खेलेंगे हम लोग। कुछ छोटी छोटी सी बातें मुझे आपको बतानी है सवालों के थ्रू, वो खेलने जा रहे हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैंने कहा एल बराबर 1 हेनरी है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। मैंने आपसे कहा कि भाई एक्सेल लाइए। चलिए पेन चलाइए फटाफट से। दे दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी दे दिया, पेन चलाओ, कष्ट होगा तब भी चलाना है पेन, शाबाश। नहीं, आंसर मुझे पाई में नहीं, वैल्यू में चाहिए, है ना? जानबूझ के सवाल लिया बेटे, कुछ खास बात मुझे आपसे करनी है। कौन? एक्सेल बराबर क्या लिखेंगे आप लोग? 2 पाई एफ एल। ये देखो मेरी चालाकी, पाई को लिख दिया 3.14, एफ को 50 और एल को लिख दिया 1। इज इट 314 ओम? आंसर ले लीजिए, मुझे कुछ खास बात दिखानी इसमें। ले लिया आंसर? ले लिया सबने? हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आओ अगला सवाल। कष्ट होगा तब भी करना है सब लोगों को। 3.5 एल के लिए बेटे, 3.5 हेनरी, फ्रीक्वेंसी है वापस 50 हर्ट्ज। फिर मैंने कहा एक्सेल लाइए, शुरू हो जाए। 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ और एल। चालाकी देखिए मैंने क्या चालाकी करी है। उस जगह मैंने पाई का वैल्यू 3.14 लिया था, और आज मैंने पाई का वैल्यू 22/7 लिया है। अगर ये समझदारियां नहीं रखेंगे ना तो उलझने वाले हैं सवालों में। मैं बोलना चाहूंगा, इसी से ले लिया है। ये गुणा करवाना मेरा उद्देश्य नहीं कि दो चीजों को गुणा करा के क्या करा दूंगा मैं आपसे। मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ इसके थ्रू कि मुझे कहना क्या है आपसे। एक बार आंसर ले लो ना, मैं बोलता हूँ। आंसर ले लो, कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, 1100 ओम। अब सुने, इसमें हमारी चालाकी देखिए, सिंपल फॉर्मूला है ना ये।
आई थिंक ये फॉर्मूला तीन चीजों को रिलेट कर रहा है। किस किस को? एक्सएल, फ्रीक्वेंसी और एल को। हम आपको तीन में से कोई दो फिगर दे दिया करेंगे और तीसरा पूछेंगे, तो कोई भी दो दे देंगे, पूछेंगे, कर रहा हूं मैं। चालाकी ये है कि यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 यूज किया, ठीक है, और यहाँ का क्या यूज किया? 22/7। तो ये हमें खुद समझदारी से काम है। ईमानदारी से बताओ बच्चे, अगर मैं यहाँ 22/7 लिखता तो भी मेरा आंसर 314 नहीं आता, एग्जैक्ट कुछ पॉइंट्स में आता ना, कुछ 314.2 या कुछ ऐसा आता, अजीब सा लगता। ठीक है, तो ये समझदारी आपको रखनी है कि आया। ठीक है, यहाँ पे आओ, ईमानदारी से बताओ, अगर मैं यहाँ 3.14 डाल देता तो आई थिंक एक तो कैलकुलेशन भी मुश्किल हो जाती, कष्ट ज्यादा होता। लेकिन 22/7 लिखते ही 7 से उड़ाया, तुरंत आंसर आ गया, और एकदम प्योर 1100 ओम आंसर आ रहा है। तो इससे हमें क्या सब पता लगा? कभी पाई के वैल्यू सवालों में 3.14 रखनी पड़ेगी और कभी ये भी रखनी पड़ेगी। बोले पता कैसे लगेगा? अगर मुझे पता लग गया कि ये फिगर 7 के टेबल में आ रहा है, 7 का टेबल सबको आता होगा, 15 18 19 का टेबल तो नहीं आता है मेरे को, नहीं मेरे को तो नहीं आता है, ठीक है ना। तो बस 7 का टेबल याद है ना सबको? 7 14 21 28 35 42 चलता है, सब लोगों को चलता है। ओके, तो ध्यान दीजिए, जैसे आपको लगे कि यार ये मामला 7 के टेबल का है, तुरंत समझ जाना कि 22/7 लेने में फायदा है। नहीं लेंगे तो उलझते रहेंगे। मान लो आज मैं 3.14 लिख दूंगा, तो गुणा भाग में भी टाइम ज्यादा लगेगा और उसके बाद भी आंसर 1100 नहीं आएगा, करके देख लेना, 1100 पॉइंट समथिंग, 1100.32 कुछ ऐसा आएगा। तो उसमें तो अजीब सा फील आता है ना, एकदम एकदम 1100 आंसर निकल के आया और एक आंसर निकल के 1100.32, तो अजीब सा लगता है ना। बेटा क्या फील आता है? 1100 एकदम सुंदर आंसर। तो ये आपको सीखना है। सुन लिया सबने? तो कैसे पता लगेगा कि हमें 22/7 लेना है? अगर ये ऊपर वाला फिगर 7 के मल्टीपल में, तो तुरंत समझ जाओ ये करना है। और देखिए, और देखो, एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू है 1/π हेनरी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। मुझे बोल रहा है एक्सेल लाओ, 2πf/L, क्या 100 ओम? इस बार तो पाई के लिए रखने की जरूरत ही नहीं है, पाई के लिए रखना ही नहीं है, पाई पाई रहेगी कि उड़ा देंगे? उड़ा देंगे, आंसर आ गया। तो अब तीनों सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन कभी मैं पाई को सिर्फ पाई ही रख रहा हूँ, कभी 22/7 रख रहा हूँ, कभी 3.14। ये सब आपको सीखना है, तब जाके आपके सवाल अच्छे से होने वाले हैं। कर लेंगे बच्चे? और देखिए, आओ, फ्रीक्वेंसी बेटे ये, और सी है मान लीजिए 200 माइक्रोफेरेड। चलो एक्सी लेके आओ जरा, मैंने एक्सी का फॉर्मूला सिखाया था ना। चलो आंसर ले आओ फटाफट से, कष्ट होगा तब भी करना है, जो नहीं करेगा उसको बोर्डे बुला लूंगा। जल्दी से आंसर लाइए, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी, 25 सेकंड बचे। हम्म हम्म क्या किलोमीटर आ रहा है ये? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम्म हम्म सुना गड़बड़ करने के चक्कर में है। हम्म क्या 1/2π FC लगा रहे हैं मैडम? ये हमने क्या दिया है जरा देखेंगे, एफ दिया है कि ओमेगा दिया है? हाँ, इसीलिए सवाल लिया है। पिछले 2 क्लास से 3 क्लास चिल्ला रहा हूं ना मैं, फ्रीक्वेंसी बोलूंगा तो एफ मत पकड़ लेना ना, फंसोगे एग्जाम में। यस, कुछ समझे? कुछ चमका? ये क्या है भाई? ये 50 रेडियन पर सेकेंड। कौन हो आप? ओमेगा है, और ओमेगा है तो फिर अब आओ, 1/ω c, और 1/ω50, और ये 200, और माइक्रो मिली जो भी होता है आप एडजस्ट कर लीजिए। कितना आएगा बेटे? 100 आएगा। ये सवाल लेने का मेरा टारगेट ही यही था। ठीक है ना, अभी तो कोई बात नहीं, अपन सीख रहे हैं, तो गलत भी हो जाए तो सवाल लेने का। अगर आज मैं लिख देता, सुनो ना, आप मत करना, यस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कमान एफ होता है, फिर आप अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। लेकिन मैंने लिखा 50 रेडियन पर सेकंड, लिखा जानबूझ के, लिखा ही इसलिए मैंने, ताकि मैं आपको नोटिस करा पाऊं इस तरह की गड़बड़ हमसे हो सकती है, अलर्ट रहना आपको। कर लेंगे? चलिए, ये भी आप करना आगे। तो इन सब में एक्सेल और एक्सी के फॉर्मूला को यूज करना, मैनेज करना आप लोग कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपसे। और देखिए, मान लीजिए बेटे करंट है I0 sin ω t, फर्स्ट कोई सर्किट में करंट है I = I0 sin ω t, ये दे दिया मैंने आपको। और मैंने आपसे कहा कि वीएल की इक्वेशन चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे?
इक्वेशन ऑफ वीएल। अब ध्यान दीजिए, करंट चल रहा है, मैंने क्या मांगा है, वीएल की, एल के वोल्टेज की इक्वेशन मांगा है। अब आ जाओ, यस इतना सारा जो सीखा है वो सुनना है मुझे, कमान। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, एल का वोल्टेज कैसा होगा, डीसी की एसी होगा, एसी, एसी की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते हैं, सुनना आप, वी बराबर वी नॉट साइन, दूर दूर लिखा है अभी, कमान, वी बराबर स्टैंडर्ड इक्वेशन, वी बराबर वी नॉट साइन समथिंग। आइए, इसका वोल्टेज लिखना एल का, तो जानबूझ के यहाँ एल, एल साइन समथिंग, कमान, साइन समथिंग, एल में से जो करंट गुजर रही है उसका फेजर कितना है, उसका फेज कितना है, ओमेगा टी, और एल का वोल्टेज करंट से हाँ कितना लीड करता है, हाँ 90, तो क्या मैं कह दूं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये सीखना है अभी, चिल्ला के लाया मैं, यस तुमने बोला था एल का वोल्टेज करंट से 90 लीड करता है, तो तुम्हारी करंट का जो भी फेज है, जो भी है, उसमें 90 बढ़ाओ, बढ़ा दिया मैंने। अब ऑप्शन देखना, और हाँ आओ, वीओएल, एल का वोल्टेज क्या लिखें, आई इंटू आर या आई इंटू आर का प्रॉब्लम, सॉरी सॉरी, आई इंटू आर या आई इंटू एल का प्रॉब्लम, एल का प्रॉब्लम, एल का प्रॉब्लम इज एल या एक्सएल, एक्सएल, तो क्या मैं आई एक्सएल लिख दूं, लेकिन आई लिखूं कि आई नोट लिखूं, ऑफ कोर्स पीक वोल्टेज करस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई साहब, पीक करंट होगा, तो दिस इज आई नॉट एक्सएल, और बोलो क्या मैं कह दूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मैंने लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया, क्या मैं इसको और ऐसा लिख दूं, आई नॉट ओमेगा एल, क्या कोस ओमेगा टी। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मौजूद है, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, समझ रहे हैं, तीनों दोनों तीनों एक्सरसाइज में मिला के इस तरह के 3-4 क्वेश्चन मौजूद हैं। अब हो सकता है वो ऑप्शन यहाँ पे रोक दे, या ऑप्शन में वो यहाँ ले जाए, और आप समझ गए, जो 4 ऑप्शन देगा ना वो मिलते जुलते देगा, कैसे, देखिए एक ऑप्शन में डाल देगा, एक ऑप्शन में यहाँ माइनस भी लिख देगा, एक ऑप्शन में यहाँ साइन लिख देगा, ना थोड़ा थोड़ा सा बेईमानी करेगा, तो आप अच्छे से काम हो जाएगा क्या, और इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं, बना सकते हैं खुद, क्योंकि जो मैं मंत्र सिखा के वही तो किया ना। तुमने कहा यार एल्कोहल लिखो, तो मैंने क्या कहा भाई, करंट का जो फेज है तेरा, उसमें 90 बढ़ा ले, बढ़ा दिया तुमने, प्रोसेस कर दिया, सब आता है आप लोगों को, हो गया आंसर, ये हो जाएगा। और आइए, चलो इक्वेशन ऑफ वीसी कराएंगे तैयारी, वी बराबर वी नॉट साइन समथिंग, वीसी, वीसी कम ऑन साइन समथिंग, यही करंट है, हाँ जल्दी बोलो, गलत लिख रहा हूं मैं, क्या ये हो जाएगा, तुमने बोला था अभी कि कैपेसिटर वोल्टेज पाई बाय 2, न्यू क्या पीछे चलता है, लिख दिया, इसको क्या लिखें बेटे, आई नॉट सी एक्स सी, एक्स सी, एंड दैट इज, ये आपका हो जाएगा माइनस का cos ओमेगा टी। इसको आप सॉल्व करके देख लें ट्रिग्नोमेट्री से, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 दैट इज प्रोवाइडिंग माइनस का cos ओमेगा टी। और आगे चाहिए तो और आगे चाहिए, वो देखना पड़ेगा एग्जामिनर ने क्या किस तरह का फॉर्मेट दिया है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, समझ रहे हैं, एक्सी को मैं ओमेगा सी नहीं लिखता हूं, याद है ना 1/ओमेगा सी, आपने बोला था अभी, तो मुझे लगता है फाइनली हो जाएगा। थोड़ा समझ में आया क्या, आसान लग रहा है ना सब, इसमें कुछ भी रटने की याद करने की जरूरत नहीं है, जो 2-3 मंत्र दिए उनको पकड़ के रख लो ना, सब आपसे आ जाएगा, तो सारा एडजस्टमेंट भी आप सीख पाएंगे, ये हो जाएगा। वैसे एक हल्की सी बात बोलूँ ना, कि इस तरह से जब ये जो माइनस और प्लस के लफड़े में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं आप लोगों का मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है ना, तो मैं इसका देसी इलाज बोल देता हूँ, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। सुनो, करंट का फेस क्या है, ओमेगा टी, डू यू नो, तुमने कहा एल का उल्टे लिख, यू नो कोस साइन से 90 आगे चलता है, तो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ था कि एल का उल्टे 90 आगे चलता, तो क्या सीधा कोस छाप सकते थे, तुम इतना काम किए तब जाके कोस आया ना, डायरेक्ट भी छाप देते, क्यों कष्ट करना है, समझे, ओके ठीक है, यानी 90 आ गया। तुमने बोला कैपेसिटर वोल्टेज, मैंने ये बताया ना, तुमने इतना काम किया, मान लो मुझे सब आता है नहीं कि कैसे इसको एडजस्ट करना है, माइनस माइनस नहीं आता, कोई बात नहीं, ये वाकई में 90 पीछे चल रहा है, क्यों समझिए, जो छुपा रहा हूं उसको मत देखना, ये लो बोलो, अगर सिर्फ ये फंक्शन होता तो ये करंट से 90 आगे होता, ये 90 आगे होता, और माइनस की वजह से क्या 180 पीछे, फील करो बे, ये लो, ये फंक्शन माइनस नहीं है, ये फंक्शन साइन से क्या 90 आगे है, और माइनस लगाने से क्या होता है 180 पीछे, कम ऑन, 90 आगे 180 पीछे, तो ओवरऑल 90 पीछे, और क्या यही चाहिए तुम्हें, तुम्हें तो गाते हो कैपेसिटर में वोल्टेज 90 पीछे रहेगा, गाते हो कि नहीं, तो इस तरह से हो जाएगा, कर सकते हैं। जिसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है वो सिंपल इस तरह से बात करके देख ले, और ट्रिग्नोमेट्री तो हो ही जाएगा। तो बच्चों ये था बेसिक 3 सर्किट, और उनके बारे में सवाल हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लेंगे सीरीज आरएल सर्किट के बारे में, फोर्थ सीरीज आरएल।
सीरीज आरएल बोले तो आर है, एल है और सप्लाई है। सीरीज आरएल क्या क्या दिख रहा है बच्चे को फोटो में? आर है, एल है, सीरीज है और सप्लाई कौन सी है? एसी। क्या मैं ध्यान दीजिए, ग्रुपिंग की बातें हो रही तो ग्रुपिंग तो दो टाइप की हो सकती है ना, सीरीज भी और पैरेलल भी। पैरेलल ग्रुपिंग आप लोगों के स्कोप में नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि पैरेलल आरएल भी तो हो सकता था ना। नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा रहा, मैं तो सिर्फ सीरीज सीरीज पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके स्कोप में केवल वही है। पैरेलल की बात मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आइए एनालिसिस करते हैं इसका। एनालिसिस ध्यान दीजिए, अगर मुझे वही स्ट्रेटेजी आज भी वही है, या तो सर्किट करंट मान के सर्किट का वोल्टेज बनवा लो, या सर्किट का वोल्टेज मान के सर्किट का करंट बनवा लो। मुझे लगता है हम लोग सर्किट करंट मान लेते हैं। मान लीजिए लेट, क्या लेट? आई सर्किट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने मान लिया सर्किट करंट ये है। और थोड़ी चालाकी समझे आप कि सर्किट वोल्टेज मानने के लिए करंट मानने में फायदा था। यहाँ कारण समझिए बच्चे, जो मैं सर्किट करंट मानूंगा क्या वही आर में से गुजरेगा? क्या वही एल में से गुजरेगा? तो सबकी करंट अलग अलग की सेम सेम। सोचो अगर मैं सर्किट का वोल्टेज मान लेता तो कुछ इसको जाता कुछ इसको जाता, तो सब अलग, टोटल वोल्टेज अलग होता, एल का अलग होता, आर का अलग होता, तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाती। चीजों को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि करंट मान लिया। यहाँ पे समझ रहे हैं? सीरीज मेंबर में करंट सेम होता है। करंट टारगेट आज भी वही है, हमें नेट वोल्टेज का इक्वेशन डेवलप करना है। ठीक है, ओके। मुझे हेल्प करें आप लोग। अब मैंने मान लिया करंट ये है, करंट ये है, तो बताइए जब ये करंट आर में से गुजरेगा तो आर का वोल्टेज लिखवा दोगे क्या? वी ओ आर साइन ओमेगा टी। क्या एल का वोल्टेज भी लिखवा दोगे क्या? वी ओ एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। कुछ याद आ रहा है? जो बेसिक सिखा के लिए उसको यूज किया। कमान, आर का वोल्टेज करंट के साथ है, एल का वोल्टेज करंट से 90। आगे चलो, ये बोला आपने, हो गया। अब आपने मुझे दोनों के वोल्टेज दे दिए। अब आपने दोनों के वोल्टेज दे दिए यार, लेकिन मुद्दा ये थोड़ी था कि दोनों का बोलो आप। मैं क्या मांगा? नेट वोल्टेज ला। तुमने आपने मेरे को एल का वोल्टेज अलग दिया और आर का तुमने बोला सर ये, बोले ये नहीं चाहिए भाई, नेट वोल्टेज की बात करिए, नहीं चाहिए मेरे को। तो नेट वोल्टेज तो मैं तो नहीं ला पा रहा, मुझे बस इतना ही आता है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, जितनी जानकारी हमारे पास है इसको फेजर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, और आप पाएंगे उसके बाद हर चीज मुझे फेजर डायग्राम बताएगा। यस, इतना ही मुझे आता है, फेजर डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। ये तीनों को एक ही फेजर डायग्राम में शो कर रहा हूँ, संभालना। ये करंट, दिस इज वी ओ आर एंड दिस इज वी ओ एल। बोलो कह दूं मैं? तो ये क्या हो गया? आर के वोल्टेज का फेजर। ये क्या हो गया? एल के वोल्टेज का फेजर हो गया। यस। अब बिल्कुल वेक्टर टाइप दिमाग में चलाइए, सोचिए अगर दो वेक्टर इस तरह से कभी आते हैं आपके, मैं बोलता हूँ नेट, पैरेललोग्राम, बिल्कुल वेक्टर टाइप। तो चलो मैं करता हूँ पूरा। यस, आप लोग बाद में लिखेंगे, अब मेरी बात सुने। ये लो, बोलो क्या ये नेट को शो करता है? तो ये क्या होगा? नेट वोल्टेज का फेजर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो फेजर डायग्राम था, मैंने नेट वोल्टेज का फेजर फोटो में बता दिया। खुद देखिए, नेट वोल्टेज करंट के साथ है कि लीड कर रहा है? और आई थिंक नेट वोल्टेज नेट करंट में जो डिफरेंस होता है, क्या मैं उसको फाई दिखा रहा था? फेज डिफरेंस। कम ऑन, फोटो देखो बे। यस, वोल्टेज, नेट वोल्टेज करंट के साथ है कि लीड कर रहा है? लीड कर रहा है। तो दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है, मैं उसको फाइव से दिखा दिया। यस। अब आइए ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ना, इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्राइंगल। कारण इसकी तीनों साइड्स वोल्टेज को दिखा रही है। कैसे? ये है आर का वोल्टेज, ये है एल का वोल्टेज और ये है नेट वोल्टेज। इसलिए मैं इसको बोलना चाहूंगा वोल्टेज ट्राइंगल। वोल्टेज ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एक और ट्राइंगल हम बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये आर का वोल्टेज तो वहां आर का प्रॉब्लम, एल का वोल्टेज तो एल का प्रॉब्लम, और नेट वोल्टेज तो क्या नेट प्रॉब्लम। एंड दिस एंगल विल बी फाइव। आपने सुना होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ट्राइंगल्स में होता है सिमिलर ट्राइंगल। तो जब दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम होता है, दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो उनको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। देखो ना, ये वोल्टेज वाला ट्राइंगल था और उसके करस्पॉन्डिंग ये बना दिया। हाँ सोचो, वीओ आर क्या होगा? क्या आई ओ इंटू आर? वीओएल क्या होगा? आई ओ इंटू एक्सएल। ये क्या होगा? आई ओ इंटू जेड। सब में से आई ओ हटा दें तो क्या ये बचेगा? तो बताओ बताओ, तीनों में से क्या अलग चीज हटाई कि सेम? तो बताइए, क्या तीनों साइड का रेशियो, क्या यहाँ का रेशियो सब सेम होगा? यस। तो क्या मैं डिक्लेयर कर दूं दोनों सिमिलर ट्राइंगल है? और मैंने सुना है कि सिमिलर ट्राइंगल के एंगल सेम होते हैं, छोटी क्लास में अपन ने सुना है। तो बोलो ये फाइव तो क्या ये भी फाइव होगा? यस। तो अब ध्यान दीजिए शब्दों पे। वो पता है, आप इतना कष्ट मत करना, मैं तो आपको बिल्कुल फ्री करता हूँ। जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। आर का वोल्टेज आर का प्रॉब्लम, एल का वोल्टेज एल का प्रॉब्लम, नेट वोल्टेज। यस। आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम खराब होगा, इसलिए एकदम फ्री रहें आप। तो ठीक है, हो गया बच्चे। इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या इसकी तीनों साइड्स क्या प्रॉब्लम्स को दिखा रही है? इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल और इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। अब सुने आप,
क्या चाहिए आपको एनालिस्ट के नाम पे? आपको नेट प्रॉब्लम चाहिए, मैं दे दूंगा। नेट वोल्टेज चाहिए, मैं दे दूंगा। लीडिंग लाइन खेलना चाहते हो, मैं दे दूंगा। फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, सब मैं दे दूंगा। और मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं सारा कहां से दूंगा? इनमें से दूंगा। बच्चे जो चीज आपको, सुने सुने प्लीज, जो चीज आपको वोल्टेज के टर्म में चाहिए उसको यहां से उठा लेना, और जो चीज आपको प्रॉब्लम्स के टर्म में चाहिए उसको यहां से उठा लेना। चलो चलो हेल्प करो मेरी, आ जाओ। यस, ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा कि यार तू नेट वोल्टेज बता, कम ऑन। दो वोल्टेज 90 पर है, नेट वोल्टेज जोड़ना की पाइथागोरस? बिल्कुल दिमाग में वेक्टर चलाओ। तुम्हारे पास कभी दो फोर्स 90 पे आते हैं, उधर क्या करते हो? जोड़ते हो क्या, या पाइथागोरस करते हो? पाइथागोरस करते हो। तो बोलो, क्या मैं कह दूं नेट वोल्टेज विल बी VOR² प्लस VOL²? समझ रहे हैं आप लोग? ओके, ये हो जाएगा। बोलिए, मुझे बताइए। यस, इन दिस सर्किट वोल्टेज इज लीडिंग, लेगिंग, कि हम साथ साथ हैं? लीडिंग। पता लग रहा है? फोटो देख रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया, फोटो दिख रहा है। वोल्टेज लीडिंग। वोल्टेज क्या कर रहा है बेटे? वोल्टेज लीड कर रहा है। अब वोल्टेज लीड कर रहा है तो मुझे जानना है भाई कितना लीड कर रहा है। क्या मुझे फेज डिफरेंस जानना है? एक तरह से कितना लीड कर रहा है, मतलब फेज डिफरेंस। बच्चों फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस, मुद्दा ये है कि भाई फेज डिफरेंस का फॉर्मूला तुझे किस में लिखना है? तुझे वोल्टेज में फॉर्मूला चाहिए तो यहां से उठा ले, और तुझे प्रॉब्लम में फॉर्मूला चाहिए तो यहां से उठा ले। चलो अपन तो दोनों में करते हैं। चलो प्रॉब्लम वोल्टेज में चाहिए, पढ़ेंगे 10 5 पढ़ेंगे मेरे लिए। बोलिए, टेन इनवर्स क्या VOL/VOR? क्या देसी बोल दूं, टेन इनवर्स L का वोल्टेज अपॉन R का वोल्टेज? टेन इनवर्स L का वोल्टेज अपॉन R का वोल्टेज, ठीक है। ध्यान रखना, अगर पीक तो ये भी पीक, अगर वो RMS लेते हो तो फिर ये भी R। इतना तो समझ होता है ना। और आइए, किसने बोला यार तू वोल्टेज में बात मत कर, तू मेरे से प्रॉब्लम में बात कर? प्रॉब्लम में पढ़ो, 10 5 पढ़ो। टेन इनवर्स XL अपॉन R हो जाएगा। और पता है, मेरे को सिखाना है, इसलिए मैं इतना दो दो ट्रायंगल बना रहा हूँ। पता है मुझे ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। यस, देखो, जहां जिसका प्रॉब्लम, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम। एल का वोल्टेज एल का प्रॉब्लम, आर का वोल्टेज आर। तो ऐसा होता भी है ना। सुनो, VL को क्या लिखोगे? I0 × XL। दिस विल बी I0 × R। I0 क्या ये बचेगा ना? तो आप इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना दो दो ट्रायंगल देखना नहीं। पढ़ाने के लिए एक तरीका होता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है सब, ताकि आप तो इजी इजी याद करो। कमान, जहां जिसका वोल्टेज वहां उसका प्रॉब्लम, बस। और सुने, फेज डिफरेंस बता दे तुमने। और क्या मांगते हो? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos⁡φ होता है ना पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला अगर वोल्टेज में तो यहां से उठा लो, और प्रॉब्लम में चाहिए तो वहां से उठा लो। कमान, यहां से उठाओ। वोल्टेज में चाहिए, बोलो क्या? आर का वोल्टेज अपॉन नेट वोल्टेज। प्रॉब्लम में दो, यहाँ पे दो, आर का प्रॉब्लम अपॉन नेट प्रॉब्लम। बल्कि मैं तो दूसरा ट्रायंगल देख ही नहीं रहा हूँ, आप देख रहे हैं, डायरेक्ट छाप दिया, क्योंकि मैंने ये देखा ना, उसके बाद मेरे को ज्यादा देखना नहीं। मेरे दिमाग में क्या है? आर का वोल्टेज, आर का प्रॉब्लम, नेट वोल्टेज, नेट प्रॉब्लम, हो गया। इतना आसानी से आ जाएगा। और आइए, सुने तो देखो ना, आप कितनी क्या चीजें मांगते हो आप मेरे से। मेरे ख्याल से मैं सब चीजें दे पा रहा हूँ। क्या मांगते हो? नेट वोल्टेज, भाई पाइथागोरस कर ले। लीडिंग लाइन की जानकारी आ गई है, फेज डिफरेंस आ गया है, पावर फैक्टर आ गया, ये सब मांगते हो ना? यस। और क्या चाहिए? प्रॉब्लम। सर्किट में एक प्रॉब्लम है कि दो दो प्रॉब्लम है? दो दो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा भाई आजकल अपने यहाँ दो प्रॉब्लम है, आर और एक्सेल। आपने बोला अरे इतनी बातें मत कर, नेट की बात कर। नेट प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम विल बी इम्पिडेंस। इम्पिडेंस, आइए। तुमने कहा कि यार तू है ना अलग अलग बात मत कर। इम्पिडेंस जेड, आओ सारी जानकारी जुटाते हैं इम्पिडेंस के। कमान, दो प्रॉब्लम जोड़ना कि पाइथागोरस? यस, दिमाग में वेक्टर वाला विचार रखिए और कुछ भी नहीं। कमान, पाइथागोरस। बोलिए, क्या मैं कह दूं जेड बराबर R² प्लस XL²? और आप देख रहे हैं, आपने शायद इससे सोचा होगा, मैं तो सोच ही नहीं रहा। इधर देखो, जहां जिसका वोल्टेज, नेट वोल्टेज नेट प्रॉब्लम, आर का वोल्टेज आर का प्रॉब्लम, और एल का वोल्टेज लिखो। दिख रहा है सब लोगों को? यस। यानी कि अगर मुझे कभी निकालना होगा नेट प्रॉब्लम इम्पीडेंस, तो हमें दोनों को जोड़ना नहीं है। क्या पाइथागोरस करना है? फॉर्मूला भी मत याद रखो, दिमाग में क्या रखो? पाइथागोरस करें, ठीक है। और सुनिए, यस, जेड का यूनिट क्या होगा? ओम। मुझे आपने कहा कि भाई तू ऐसा का जेड और एफ में ग्राफ बना दे। अब आ जाओ जरा हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प करें। जेड और एफ में ग्राफ चाहिए। जेड कौन तय करेगा? आर या एक्सेल, या दोनों मिलके? दोनों। चलो पूरा कैलकुलेशन करते हैं। इधर आओ, मेरी मदद करो। फ्रीक्वेंसी जीरो, शुरुआत करता हूँ। फ्रीक्वेंसी जीरो बच्चे, आर तो आर ही रहेगा। क्या एक्सेल जीरो? आर तो हमेशा आर रहेगा, एक्सेल जीरो। आओ, आर और जीरो का मैं पाइथागोरस करूं, बोलो क्या मिलेगा? क्या आर? सिंपल मैथ से तो बोलो क्या चल रहा है? क्या जेड बराबर आर चल रहा है तुम लोगों का? आओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं। आर सेम रहेगा, उसको फ्रीक्वेंसी क्या लें? एक्सेल बढ़ेगा तो बोलो जेड यही रहेगा कि बढ़ेगा? पहले आर और जीरो का पाइथागोरस। अब आर तो आर ही है, लेकिन ये फिगर बढ़ रहा है, तो तुम्हारा जेड वही रहेगा, बढ़ेगा? बढ़ेगा। आओ बटे, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट, आर तो आर और एक्सेल
इनफाइनाइट। इधर आओ ना, अगर मैं आर और इनफाइनाइट का पाइथागोरस करूंगा इनफाइनाइट मिलेगा। मानते हो आप इस बात को? बहुत अच्छा बोला है। तो बोलिए क्या मैं कहूं जेड बराबर एक्सेल बराबर इनफाइनाइट। एक्सेल भी इनफाइनाइट था और जेड भी कितना आ गया तुम्हारा, इनफाइनाइट आ गया। और अगर आ गया है ये तो मुझे बताओ जेड की सारी जानकारी आ गई ना हमारे पास, कैलकुलेशन आ गई। अब बताओ जेड और एफ में ग्राफ बनाना है तुम्हें, ये लो जेड और एफ। ऐसा करते हैं जेड कौन लोग तैयार कर रहे हैं, आर और एक्सेल। पहले दोनों का अलग अलग ग्राफ बना लो, अकेले आर का ग्राफ और अकेले एक्सेल का ग्राफ। कम ऑन, क्या ये अकेले एक्सेल का ग्राफ है? चलो अब आओ मदद करो मेरी। तुमने कहा भाई तो तुम नेट ग्राफ बात कर, जो तुमने लिखा उससे निकालूंगा। आओ जरा, फ्रीक्वेंसी 0 जेड बराबर आर, फ्रीक्वेंसी 0 जेड बराबर आर। क्या शुरुआत यहां से होनी चाहिए? आगे बढ़ो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो जेड बराबर आर या जेड बढ़ेगा? यानी मैं इधर जाऊंगा तो ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? तुमने बोला है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ग्राफ ऊपर और ऊपर और ऊपर जाएगा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते जब इन्फाइनाइट हो जाएगी तो क्या जेड बराबर एक्सेल हो जाएगा? यानी कि क्या निकला यहाँ से, ग्राफ की शुरुआत यहाँ से होगी, ग्राफ लगातार ऊपर ऊपर जाएगा और एक्सेल को टच नहीं कराना है, क्योंकि एक्सेल को टच कब कर पाएगा वो, फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट। क्या आप जानते हैं मैं इन्फाइनाइट की मार्किंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो फिर आपको उसको वहां टच नहीं कराना, उसके पास और पास जाके दिखाना, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। मतलब उसको पास, उसको टच कराएंगे तो गलत मीनिंग हो जाएगा, उसको पास और पास अप्रोच करता हुआ दिखाना है। रेड वाला ग्राफ किसका है? जेड का, इंपेडेंस का, ठीक है। पहले इंडिविजुअल ग्राफ बनाए मैथ्स आपके सामने, फिर हमने क्या बना दिया, नेट ग्राफ बना दिया। ये था सीरीज आरएल की कहानियां। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हम्म। चलिए सीरीज आरएल पढ़ लिया हम लोगों ने, इसके बारे में क्वेश्चन और बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अपने पास रेसेंस और एजी पढ़ा रहा है, तो सर आप एस सी के और वाई एस वाई के करो।